बच्चों ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जो है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एमसीक्यू में आता है, इसलिए एक बार एमसीक्यू करने से पहले ये वाला इलस्ट्रेशन करते हैं, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 8 आ गया है तो आपको 2-3 फॉर्मूले तो पता होने चाहिए कि एक बिजनेस की टोटल एसेट्स हमेशा उसकी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होती हैं। एक बिजनेस की टोटल एसेट हमेशा उसकी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होती हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है गिव एन एग्जाम्पल। क्या लिखा हुआ है? गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब नीचे जो एग्जाम्पल्स गिवन है इनके लिए इनके नीचे जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है इनके लिए हमें एक एक एग्जाम्पल देना है। जैसे सबसे पहली ट्रांजेक्शन है इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट। हमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी है जिससे एक एसेट बढ़ जाए और दूसरी एसेट कम हो जाए। तो पहले के लिए हम लिख क्या सकते हैं? एक एसेट बढ़ जाए, एक एसेट कम हो जाए। तो जैसे मैंने बोल दिया परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदने से मशीन आएगी और कैश जाएगा। मशीन खरीदने से मशीन आएगी मतलब मशीन बढ़ेगी और कैश कम होगा। मशीन प्लस हो रही है और कैश माइनस हो रहा है, तो इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट हो गया इसका एग्जांपल। दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरे में लिखा हुआ है हमें एक ऐसा एग्जांपल देना है इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब एसेट भी बढ़ जाए और कर्जा भी बढ़ जाए। एक ऐसा एग्जांपल दो, एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिससे कर्जा भी बढ़े और एसेट भी बढ़े। तो कैसे बढ़ सकता है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार माल खरीद लिया। उधार माल खरीदने से क्या होगा? गुड्स बढ़ेंगे, है ना, मतलब स्टॉक बढ़ेगा। और जिनसे उधार माल लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी हमारी बढ़ जाएंगी। गुड्स भी बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, या फिर आप बोल सकते हो परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अगर हमने फर्नीचर भी उधार लिया तो फर्नीचर बढ़ेगा मतलब एसेट बढ़ेगी और लायबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना। तीसरा एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? तीसरे एग्जांपल में लिखा हुआ है इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर कैपिटल। एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिससे एसेट बढ़ जाए और कैपिटल भी बढ़ जाए। तो आप बोल दो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। थर्ड वाले में क्या बोल दो? थर्ड वाले में क्या बोलना है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। मालिक ने मशीन लगा दी तो मशीन बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ेगी। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा भी हो गया इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। तो इसमें बोल दो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। चौथे में लिखा हुआ है डिक्रीज इन एसेट, मतलब एसेट कम हो रही है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी, कर्जा भी कम हो रहा है। तो आपने जिनसे उधार माल लिया था उनका पैसा वापस कर दो, आपकी एसेट भी कम हो जाएंगी और कर्जा भी कम हो जाएगा। तो चौथे के लिए एग्जांपल लिख सकते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, या फिर आप बोल सकते हो पेमेंट ऑफ लोन। पेमेंट ऑफ लोन, तो लोन देने से कर्जा भी कम होगा, कैश भी कम होगा। अगर हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तब भी हमारा कर्जा कम होगा और कैश कम होगा, मतलब एसेट भी कम हो रही है और लायबिलिटी भी कम हो रही है ना। पांचवे में क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, मतलब एसेट भी कम हो रही है और कैपिटल भी कम हो रही है। तो ड्रॉइंग्स मेड, है ना, कैश विड्रॉन बाय ऑनर या फिर गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर। तो यहां पे लिख दो गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, या फिर आप लिख सकते हो कैश विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, या कोई और एसेट विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। तो हमारा एसेट भी हमारी कम हो रही है और कैपिटल भी कम हो रही है।
आगे लिखा हुआ है डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, मतलब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी है जिससे हमारा कर्जा कम हो जाए लेकिन हमारी कैपिटल बढ़ जाए, जिससे हमारा कर्जा कम हो जाए और हमारी कैपिटल बढ़ जाए। तो बताओ ऐसी क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है कि हमारा कर्जा कम हो जाए और हमारी कैपिटल बढ़ जाए। तो आप मान लो जिनसे हमने उधार ले रखा है यानी कि क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर का अमाउंट कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल। क्या बोला मैंने? कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल। लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। बेटे लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? लोन कम हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। तो मतलब लायबिलिटी कम हो रही है और ऑनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, मालिक की कैपिटल बढ़ रही है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया छठे वाले का, है ना। और सातवें में क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, मतलब कर्जा बढ़ रहा है और कैपिटल कम हो रही है। कर्जा बढ़ रहा है और कैपिटल कम हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अनपेड रेंट, या बोल दो अनपेड सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होता था, याद है आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाके प्लस लायबिलिटी साइड में और कैपिटल में से माइनस। तो देखो कैपिटल कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल कम हो रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब इसकी ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। इसके जैसे बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये पहला एमसीक्यू देखो आप। जैसे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। बताओ नीचे दी गई इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस, अब ये तो गलत है, ए वाला तो गलत है। अच्छा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी को हम और क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूं तो कैपिटल आ जाएगी। इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो बी वाली सही लग रही है, पर सी वाली तो गलत है, नन ऑफ दिस भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। पहले का ऑप्शन हो गया बी, मतलब इसने सीधा सीधा नहीं दे रखा कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसने घुमा के दे रखा है एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो कोई बात नहीं, ये भी हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आओ। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दी गई इक्वेशन में से कौन सी इनकरेक्ट है। अच्छा पहले तो तुम याद कर लो कि एसेट्स इक्वल टू क्या होती है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, थोड़ा कोई ढंग का पेन लेते हैं। एसेट्स इक्वल टू क्या होती हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यह एक क्या हो सकता है? एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। यह एक हो सकता है एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी। इन तीनों के अलावा कुछ भी होगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इन तीनों के अलावा कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ठीक है भैया, तो बताओ इसमें फिर क्या होगा। तो पहली इक्वेशन लिखिए, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ये तो सही है ना। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ना 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 ना, ये गलत है, इनकरेक्ट ढूंढना था ना। तो बी वाला इनकरेक्ट है। कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ये भी सही है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी सही है। तो बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट इक्वेशन ढूंढनी है। तो आंसर हमारा होगा बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है भैया, आंसर हमारा बी हो गया। अब बताओ और क्या करना है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे दी गई इक्वेशन में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। अच्छा एक बात बताओ, एसेट्स इक्वल टू क्या होती हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमें करेक्ट ढूंढना है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या 7,85,000 आ रहा है? हाँ, 60 और 25, 85, 6 और 1, 7। तो पहला वाला तो करेक्ट है और हमें करेक्ट ही ढूंढना है। 11 लाख और 2 लाख मिला के 13 होते हैं, ये तो गलत है, ये तो 8 आ रहा है। 8 और 1 9, लेकिन वो 9,35,000 हो रहा है, या 9,55,000 है, तो ये भी गलत है। 6 और 1 7, ये भी गलत है। तो पहला वाला सही है क्योंकि हमें करेक्ट ढूंढना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। करेक्ट ढूंढना था। फिर फोर्थ वाले में क्या लिखा है? अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, विल डिक्रीज कैश एंड कैपिटल।
अगर मालिक पैसा निकालेगा तो उससे क्या होगा, कैश और कैपिटल डिक्रीज हो जाएंगी। कैश और कैपिटल क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब माइनस हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल डिक्रीज कैश एंड कैपिटल, है ना, कैश और कैपिटल को वो कम कर देगा, ऑप्शन बी। पांचवे में लिखा हुआ है अ फर्म परचेज्ड मशीनरी इन कैश। अ फर्म परचेज्ड मशीनरी इन कैश। एक फर्म ने मशीनरी परचेज करी है कैश में। एक फर्म ने मशीनरी परचेज करी है कैश में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम मशीन खरीदेंगे, अगर हम मशीन, जैसे मान लो हम कल को कोई कोई भी मशीन खरीदते हैं, इसको हटा देता हूँ, तो मशीन खरीदने से मशीन आ रही है, मशीन बढ़ जाएगी और कैश कम हो जाएगा, है ना। लेकिन एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट कम हो रही है, एसेट में कोई परिवर्तन तो नहीं है ना। और लायबिलिटी साइड में तो और भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, ये तो पढ़ लो भैया। क्या लिखा है, अ फर्म परचेज्ड मशीनरी इन कैश, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। बताओ, अगर मशीन खरीदेंगे कैश में तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देर इज एन इंक्रीज इन टोटल एसेट। नहीं भाई, टोटल एसेट तो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि एक एसेट बढ़ रही है, एक एसेट कम हो रही है, तो एक्चुअली ना तो एसेट बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। सी वाला ऑप्शन लिखा है देर इज अ डिक्रीज इन टोटल एसेट। ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, तो ना तो ए सही है ना तो सी सही है। बी वाले में लिखा है देर इज इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। यार कैपिटल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत है। देर इज नो इफेक्ट ऑन टोटल एसेट। हाँ, टोटल एसेट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आंसर डी, है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, लिखने का काम आ जाएगा। 6 वाले में क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आज 30,000। एक फर्म की लायबिलिटी कितनी है, 30,000 की। द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज 70,000। एक फर्म की लायबिलिटी है 30,000 और कैपिटल है 70,000। एसेट आपको बतानी है, पहले बताओ एसेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल कितनी है 70 और लायबिलिटी कितनी है 30, तो दोनों मिला के हो गए 1,00,000। तो 1,00,000 की एसेट्स हो जाएंगी, आंसर बी, है ना, छठे का बी। 7th वाले में क्या लिखा हुआ है, एक्स कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2024 विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख। एक्स ने अपना बिजनेस 6 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया। ऑन 31 मार्च 2025 हिज एसेट्स वर्थ 8 लाख एंड लायबिलिटीज 50,000। इसके पास क्लोजिंग एसेट दे रखी है कितनी, 8 लाख, और लायबिलिटीज दे रखी है 50,000 की। ये दोनों क्लोजिंग है ना। पहले एक बात बताओ, एसेट्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब अगर इसने बोल दिया कि इसके पास एसेट 8 लाख की हैं और लायबिलिटीज 50,000 की हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा कैपिटल कितनी है। ये 50,000 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 7.5 लाख की कैपिटल आ गई। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। अब जब मैंने एसेट्स क्लोजिंग लिखी थी, लायबिलिटीज क्लोजिंग लिखी थी, तो कैपिटल भी कैसे निकल के आएगी, क्लोजिंग। तो आंसर ए हो जाएगा इसका, 7.5 लाख की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। 7.5 लाख की क्लोजिंग कैपिटल आ गई, है ना। अगले उस पर आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं हटा रहा हूं बस लिखने के लिए। अच्छा, 8वें में लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन वन एसेट इज अकम्पनीड बाई। बोल रहा है कि अगर एसेट बढ़ जाए तो उसके साथ साथ और क्या होगा, डिक्रीज इन अनदर एसेट। हाँ, एक एसेट बढ़ेगी तो दूसरी कम भी हो सकती है, बिल्कुल सही। इंक्रीज इन लायबिलिटी, कि हमने उधार एसेट ली होगी तो एसेट भी बढ़ेगी और कर्जा भी बढ़ेगा, ये भी बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन कैपिटल, मालिक ने पैसा लगाया होगा तो एसेट भी बढ़ेगी और कैपिटल भी बढ़ेगी, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही बात है। एक एसेट, नहीं 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 नहीं, गलत लगा दिया ना। कौन सा क्वेश्चन था ये, 8th। एन इंक्रीज इन वन एसेट इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन अनदर। मतलब एक एसेट बढ़ने से दूसरी एसेट कम भी हो सकती है, कर्जा भी बढ़ सकता है, कैपिटल भी बढ़ सकती है। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। फिर लिखा हुआ है 9th वाले में लिखा हुआ है डिक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी में लीड टू डिक्रीज इन एसेट। हाँ, एक लायबिलिटी कम होने से एक एसेट भी कम हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। एक कर्जा वापस करने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया तो दूसरी लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, बिल्कुल सही बात है। आइदर ए और बी,
हाँ तो दोनों ही सही है, ए भी सही है बी भी सही है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आइदर ए और बी, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। 10th वाले में लिखा हुआ है परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब एसेट्स, परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय बाय कैश मीन्स अगर आप इक्विपमेंट खरीदते हैं कैश में तो इक्विपमेंट मतलब एक एसेट आ रही है एक एसेट जा रही है, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, नहीं ये तो नहीं होगा। एक एसेट आ रही है एक एसेट जा रही है, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है ना। इक्विपमेंट खरीदने से एक एसेट आएगी एक एसेट जाएगी, तो इक्विपमेंट आएंगे और कैश जाएगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन वो सही लग रहा है। इंक्रीज इन एसेट लायबिलिटी का तो कोई संबंध ही नहीं है जब कैश में है, तो कैपिटल का भी कोई संबंध नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 10th का बी ऑप्शन हो गया। ठीक है भैया। अगला, अगले में ये लिखा हुआ है पेमेंट टू अ क्रेडिटर्स, पेमेंट टू अ क्रेडिटर मीन्स अगर हम कर्जा पे करेंगे तो भाइयों कर्जा पे करने से क्रेडिटर की पेमेंट करने से लायबिलिटी कम होगी और कैश भी कम होगा, इसका कैपिटल के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीज इन एसेट पेमेंट टू अ क्रेडिटर, नहीं एसेट थोड़ी ना बढ़ेंगे, एसेट तो कम होंगी, तो ए ऑप्शन तो नहीं है। डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट भी कम हो रही है मतलब कैश कम हो रहा है, हाँ ये वाला सही लग रहा है। डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज, नहीं लायबिलिटी बढ़ेंगी थोड़ी ना, पे कर रहे हैं। इंक्रीज एसेट थोड़ी ना बढ़ेंगी, हम तो पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। फिर लिखा हुआ है क्या बोलते हैं 12th वाले में लिखा हुआ है अ फर्म रीपेज इट्स बैंक लोन इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक फर्म ने अपना लोन पे किया, आपको बताना है नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी इनकरेक्ट है मतलब कौन सी गलत है ये बताना है। तो भैया पहली चीज़ क्या लिखी है, देयर इज डिक्रीज इन एसेट, अगर हम लोन पे करेंगे तो एसेट तो कम होगी, बिल्कुल सही बात है भैया, लोन पे करने से लायबिलिटी भी कम होगी कैश भी कम होगा, तो डिक्रीज इन एसेट इस पर कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज डिक्रीज इन लायबिलिटी, कर्जा भी कम होगा, बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ऑनर्स इक्विटी, हाँ ऑनर्स की इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर इज इंक्रीज इन इक्विटी, ना 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 कैपिटल के साथ तो इसका कोई मतलब नहीं है, इक्विटी मतलब कैपिटल, ये कह रहा है कि कैपिटल बढ़ जाएगी लोन पे करने से, नहीं कैपिटल पे इसका कोई असर आने वाला नहीं है, तो आंसर डी, 12th का डी। फिर आगे लिखा हुआ है मतलब अगला क्वेश्चन है 13 में लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल एक बिजनेस की 10,000 है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 5,000 है, ड्राइंग्स 2,000 हैं, एडिशनल कैपिटल 1,000 है, क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है। तो अब हमें क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है भाइयों ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अच्छा ये ध्यान रखना मैं प्रॉफिट को प्लस कर रहा हूँ, अगर लॉस होगा तो आप माइनस कर लेना, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। अब जाते हैं ऊपर, तो 13 क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 10,000, तो ओपनिंग कैपिटल के नीचे लिखो 10,000, ओपनिंग कैपिटल के बाद प्रॉफिट दे रखा था 5,000, तो प्रॉफिट के नीचे लिख दो 5,000, ड्राइंग्स दे रखी थी 2,000, तो ड्राइंग्स के नीचे जाओ और माइनस कर दो 2,000, और ड्राइंग्स के बाद गिवन था एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 1,000, तो एडिशनल कैपिटल तो प्लस होती है, तो 1,000 रुपये प्लस कर दो, 10 और 1 11, 11 और 5 11 5 16, 16 में से 2 गए 14, 14,000 की क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो इसका ऑप्शन है कहीं, हाँ ए ऑप्शन है 14,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे निकाला है, आप इसको चाहे तो नोट करना है तो नोट कर लो, वरना मैं तो इसे हटा रहा हूँ। ठीक है भैया, और इसमें और भी कुछ है, और कुछ के लिए तो देखते हैं क्या है। 14 वाले में लिखा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल एक बिजनेस की 20,000 है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 1,000 है, ड्राइंग्स दे रखी हैं 3,000 की, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 4,000 की, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो बेटे फॉर्मूला यही लगेगा, यही वाला फॉर्मूला लगाओ, एक एक करके सब कुछ पुट करो। क्लोजिंग कैपिटल 20 है तो क्लोजिंग कैपिटल के नीचे लिखो 20,
ऊपर जाओ, लॉस लॉस दे रखा है 1000, तो ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट प्लस हो रहा है तो लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1000 का लॉस माइनस हो गया। लॉस ड्राइंग्स हैं 30,000, सॉरी 3000 की, तो ड्राइंग्स 3000 माइनस कर दो। और क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 4000, तो एडिशनल कैपिटल में लिख दो 4000। ठीक है, और भी कुछ दे रखा है नहीं भैया, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो ओपनिंग कैपिटल निकल गई। 4 में से 1 माइनस करो, 3 में से 3 गए 0, तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू कितनी आ गई, 20,000। 20,000, तो देखो ऊपर ऑप्शन है 20,000, हाँ ऑप्शन सी। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, या नहीं भी लिखेंगे, चलो आगे चलते हैं। ये 14वां था, 15वें में लिखा है ओपनिंग कैपिटल एक बिजनेस की 1 लाख है, प्रॉफिट निकालना है, इसमें फिर वही फॉर्मूला लगेगा। अब एक बार जरा ये क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है प्रॉफिट। क्वेश्चन कुछ भी बोले, प्रॉफिट बोले, ओपनिंग कैपिटल बोले, क्लोजिंग कैपिटल बोले, ड्राइंग्स बोले, एडिशनल कैपिटल बोले, फॉर्मूला एक ही लगेगा, वही जो आपने नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल कितनी की बने, 1 लाख की, और क्लोजिंग कैपिटल 2,10,000 की, तो ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख की और क्लोजिंग कैपिटल है 2,10,000 की। और क्वेश्चन आगे बोल रहा है ड्राइंग्स 20,000 और एडिशनल कैपिटल है 1 लाख। ड्राइंग्स हैं 20,000 और एडिशनल कैपिटल 1 लाख, एडिशनल कैपिटल 1 लाख और ड्राइंग्स हैं 20,000। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकल गया, 1 लाख 1 लाख मिला के हो गए 2 लाख, है ना। 2 लाख उधर जाएंगे, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, 2 लाख में से 20,000 गए तो 1,80,000, उधर जाके 1,80,000 माइनस हो जाएंगे, तो 2,10,000 में से 1,80,000 गए तो 30,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, है ना। 30,000 है कहीं, हाँ ऑप्शन ए 30,000। फिर लास्ट में क्या बोल रखा है, लास्ट में सॉरी 16वें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल एक बिजनेस की कितनी है, 50,000, क्लोजिंग कैपिटल एक बिजनेस की कितनी है, 25,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 12,500, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 2,500 की, और आपको ड्राइंग्स निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना, यही फॉर्मूला जो आपने पहले अप्लाई किया था। मैं तो कहता हूँ खुद से एक बारी निकाल के देखो, निकल जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है। तो भैया ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 50, ओपनिंग कैपिटल के नीचे लिखो 50, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 25, क्लोजिंग के नीचे लिखो 25, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 12,500, प्रॉफिट के नीचे लिखो 12,500, एडिशनल कैपिटल दे रखी है 2500 की, तो एडिशनल कैपिटल में लिखो 2500 माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को उधर लेके चले आओ क्योंकि उधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएंगी। ये 12,500 और 2,500 दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 15,000, 15 और 50 65, 65 में से 25 चले गए तो कितना बचा 40, ये 40,000 की क्या आ गई ड्राइंग्स, आंसर है ए 40,000। ठीक है, और फिर उसके बाद सबसे आखिरी क्वेश्चन में दे रखा है कि ओपनिंग कैपिटल एक बिजनेस की दे रखी है 30,000, एक बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल कितनी है बताओ, 30,000। इसको जरा मिटा देता हूँ, ओपनिंग कैपिटल है 30,000, यहाँ निकालनी है मुझे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो मैं तो कहता हूँ एक बार खुद से ट्राई करो इसको, है ना, रोको वीडियो और खुद से ट्राई करो, वरना मैं तो कर ही रहा हूँ कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 30,000 की, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 15,000 की, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, अब भाई प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस, लॉस है तो माइनस कर दिया, ड्राइंग्स हैं 7,000 की, तो ड्राइंग 7,000 की माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल नहीं पता तो एडिशनल कैपिटल की जगह एडिशनल कैपिटल लिख दो। भैया 7 और 8 15 माइनस के हो गए, 30 में से 15 गए तो 15 बचा, 15 उधर जाएगा तो 0। अच्छा एडिशनल इस कैपिटल में हो गई 0 क्योंकि आंसर आ रहा है 0, है ना, एडिशनल कैपिटल का आंसर आ रहा है 0, 0 मतलब नील। ठीक है, तो ये तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर के सारे खत्म कर लिए, है ना, सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए एमसीक्यू वाले। अब हमारे पास जैसे ना एक और चैप्टर है जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको पता है ना कि
अकाउंटिंग अप्रोच दो तरीके की है। अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके की हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच तो आपको पता होगा, वो LIC वाली अप्रोच, कि अगर LIC बढ़ जाए तो क्रेडिट और कम हो जाए तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस अगर बढ़ जाएं तो डेबिट और कम हो जाएं तो क्रेडिट। बढ़ाने के लिए जो करते हैं वही इनके बैलेंस होते हैं, मतलब एसेट्स के और एक्सपेंस और लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, और लायबिलिटी इनकम गेन के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है अकाउंट तीन तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट के रूल्स होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और क्या बोलते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल के रूल होते हैं डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। ये इनके रूल्स होते हैं, आपने पहले पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं तो जाके एक बारी देखो रूल्स, है ना, अपनी कॉपी में से उठा के पढ़ो और फिर आगे चलते हैं। तो मैंने तो ये सोच रखा है, मान रखा है कि आपने पढ़ रखा है, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। अब इस पे आ जाओ, क्वेश्चंस पे आ जाओ। इसमें जैसे लिखा है डेबिट मीन्स, डेबिट का क्या मतलब है? डेबिट का मतलब है कि एसेट बढ़ रही है या एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, यही तो इसका मतलब है। तो बोल रहा है डेबिट मीन्स इंक्रीज इन एसेट, मुझे तो यही लग रहा है, इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन लायबिलिटी नहीं, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज इन एसेट नहीं, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज इन प्रोप्राइटर्स कैपिटल नहीं, तो डेबिट का मतलब है इंक्रीज इन एसेट, ए ऑप्शन। और क्रेडिट का मतलब क्या है? इंक्रीज इन एसेट नहीं, एसेट तो नहीं बढ़ती। इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये ऑप्शन सही है। डिक्रीज इन प्रोप्राइटर्स कैपिटल नहीं, कैपिटल बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट नहीं करते, ये तो गलत है, पहला वाला भी गलत है। डिक्रीज इन लायबिलिटी नहीं, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश। अगर हमने राम को नगद माल बेचा तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, है ना। नगद माल बेचा तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू, कहाँ डेबिट करते हैं? कैश अकाउंट में, देखो ना, कैश अकाउंट में डेबिट कर रखा है। फिर लिखा हुआ है विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोपराइटर इज क्रेडिटेड टू। हमने जो कैश निकाला है बिजनेस से, है ना, हमने जो विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, मालिक ने कैश निकाला, तो कैश निकालने की एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोपराइटर, मालिक ने बिजनेस से कैश निकाला तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ये चेक निकालता तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसने बोला बाय द प्रोपराइटर इज क्रेडिटेड टू, कहाँ क्रेडिट होता है? कैश अकाउंट में, सी ऑप्शन। भाई डेबिट हो रहा है ड्रॉइंग्स में तो क्रेडिट कहाँ हो रहा है? कैश में, तो सी ऑप्शन चला गया। फिर लिखा है बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब आपको पता होना चाहिए कि बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ऑप्शन ए, है ना, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन ए। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन लिखा है ड्रॉइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ड्रॉइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, चाहे ड्रॉइंग हो चाहे कैपिटल हो, दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट है, दोनों के दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट है। आगे लिखा हुआ है गुडविल इज अ, गुडविल तो एसेट है ना भाई, एसेट आते हैं रियल अकाउंट में, गुडविल इज अ रियल अकाउंट। आगे लिखा है प्रीपेड सैलरी अकाउंट इज, प्रीपेड सैलरी कौन सा अकाउंट है? देखो बच्चों एक चीज समझ जाओ, प्रीपेड सैलरी, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं, जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो नॉमिनल में आते हैं। लेकिन जिन भी एक्सपेंस के आगे या फिर पीछे, जिन भी एक्सपेंस के आगे या फिर पीछे कोई प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लग जाए, कोई प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लग जाए, मतलब उपसर्ग या प्रत्यय लग जाए, तो फिर वो बन जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्रीपेड सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि हमें एम्प्लॉय को इतने पैसे देने हैं, और प्रीपेड सैलरी इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि हमने इतने पैसे एम्प्लॉयज को एडवांस दे रखे हैं। तो जब भी किसी इनकम के आगे या फिर पीछे कोई प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लग जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखो, अगर ये सिर्फ सैलरी होता, यहां सिर्फ सैलरी लिखी होती, तो हम बोलते ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। पर यहां लिखा है प्रीपेड सैलरी, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन सी। उसके बाद लिखा है विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने पैसा निकाला, तो भाई बैंक से पैसा निकालने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉवल फ्रॉम बैंक इज क्रेडिटेड टू, कहां क्रेडिट होता है? कैश में। देखो ऑप्शन कहां है? कैश अकाउंट, ए। फिर 10th वाले में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। बताओ नीचे दिए गए अकाउंट्स में से किसके क्रेडिट बैलेंस हैं? तो पहले तो आप ये समझ जाओ क्रेडिट बैलेंस होते किसके हैं। क्रेडिट बैलेंस होते हैं LIC के। LIC मतलब लायबिलिटी इनकम गेन कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब आप यहां पर देखो किसके क्रेडिट बैलेंस होंगे। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ क्रेडिट बैलेंस। कैरीज इनवर्ड, कैरीज का मतलब होता है भाड़ा, कैरीज इनवर्ड भाड़ा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस के थोड़ी ना क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो इनकम है, इसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंस है, इसके नहीं होंगे। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज तो भाड़ा है, इसके क्रेडिट बैलेंस नहीं होंगे। सिर्फ डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट बैलेंस होंगे क्योंकि वो इनकम है। फिर आगे लिखा है डिस्काउंट अलाउड इज एन एसेट, इज ए लायबिलिटी, इज ए रेवेन्यू, इज एन एक्सपेंस। भाई वो डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो एक्सपेंस है ना, डी, है ना। फिर आगे लिखा है सैलरी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ रेवेन्यू अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ रेवेन्यू अकाउंट। बोल रहा है जो सन्ड्री क्रेडिटर का जो अकाउंट होता है वो एक रेवेन्यू अकाउंट है। नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर तो लायबिलिटी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट इज अ लायबिलिटी अकाउंट, एक कर्जे वाला अकाउंट है। नहीं। फिर 13 में लिखा हुआ है द रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। भाई वो रिसीवर और गिवर पर्सन के लिए यूज होता है। द रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू रियल अकाउंट। नहीं, रियल तो एसेट्स होती हैं, नॉमिनल अकाउंट नहीं, पर्सनल। हाँ, ये पर्सनल अकाउंट के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, सी ऑप्शन। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है द रूल डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट एप्लीकेबल टू एसेट। एसेट होते हैं रियल अकाउंट में, तो ये आ गया सी, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो सारे के सारे अब तो खत्म हो गए। हाँ, पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? इन कैश बुक। इन कैश बुक। अब कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट सेल की कैश सेल? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सबसे पहला ऑप्शन है इन कैश बुक कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। कैश एंड क्रेडिट सेल, क्रेडिट तो आता ही नहीं है कैश बुक में। कैश एंड क्रेडिट परचेज, क्रेडिट तो आता ही नहीं है, तो ए ऑप्शन है इसका, है ना। पहले वाले का ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है। किसका? फर्स्ट वाले का। तो जरा बताओ फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? इन कैश बुक कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, ऑप्शन ए, खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैश बुक इज एन एग्जांपल ऑफ, कैश बुक इज एन एग्जांपल ऑफ जर्नल, स्पेशल जर्नल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो ये दोनों का एग्जांपल है, ये जर्नल वाली जर्नल भी है और स्पेशल जर्नल भी है। स्पेशल जर्नल का मतलब होता है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश बुक, परचेज बुक जैसे बनाते हैं ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। थर्ड वाले में क्या है? कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, अ प्रिंसिपल बुक, बोथ सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल बुक। सब्सिडरी बुक का मतलब होता है जर्नल। सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है? तो जब आप कैश बुक बनाते हो, क्या बनाते हो? कैश बुक। तो जिन ट्रांजैक्शंस की आपने कैश बुक में एंट्री कर दी उनकी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। जिन ट्रांजैक्शंस की आपने कैश बुक में एंट्री कर दी उनकी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। तो आपको नहीं लग रहा कि कैश बुक एक जर्नल का काम कर रही है? और प्रिंसिपल बुक का मतलब होता है लेजर। प्रिंसिपल बुक का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब है कि जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश अकाउंट नहीं बनाते, जब आप कैश बुक बनाते हो तो बैंक अकाउंट नहीं बनाते। तो ये लेजर का काम भी कर रही है और जर्नल का काम भी कर रही है, लेजर का काम भी कर रही है और जर्नल का काम भी कर रही है। तो हम इसको बोलेंगे कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। तो इसमें सी वाला ऑप्शन है, बोथ सब्सिडरी एंड
प्रिंसिपल बुक, Principal book. बोथ सब्सिडरी एंड, Principal book. है ना। फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है? If Ram has sold goods for cash to Param. हाँ, एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई लिखा है इफ राम हैज सोल्ड गुड्स टू, क्या लिखा है? इफ राम हैज Sold goods to Param. परम, परम को माल बेचा है, परम को, माल बेचा है। राम ने परम को क्या बेचा है? माल। तो आप बताओ, अगर राम परम को माल बेचेगा, अगर राम परम को माल बेचेगा। देखा ना, इफ राम हैज सोल्ड गुड्स टू परम, इफ राम हैज सोल्ड गुड्स टू परम। एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन, भाई फॉर कैश लिखा है ना, फॉर कैश मतलब नगद है, उधार है, नगद। तो नगद वाली चीजें कहाँ जाती हैं? कैश बुक में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पढ़ के सुनाओ। Ravi has purchased goods for cash from Girish for rupees 10,000. रवि हैज परचेज गुड्स फॉर कैश, फॉर कैश है, फॉर क्रेडिट है, For cash. नगद है, उधार है, नगद। नगद है तो कैश बुक में जाएगा, परचेज बुक में जाएगा। Cash book. इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक जर्नल, बोथ कैश बुक जर्नल बुक, पैटी कैश बुक, कहाँ जाएगा? कैश बुक में। कहाँ जाएगा? कैश बुक। भाई रवि हैज परचेज गुड्स, गुड्स परचेज करे हैं, तो गुड्स परचेज करना तो मेजर ट्रांजेक्शन है, ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में। कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। अगले उस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? Mohit paid rupees 9,800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000, है ना। मोहित ने कितने रुपए दिए हैं? 9,800, लेकिन देने कितने थे? 10,000। 10,000, है ना। तो बोल रहा है 10,000 देने थे मोहित को, लेकिन मोहित ने दिए 9,800, तो डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 200 रुपए का। बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड। कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं। है, ये जर्नल में रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में, है ना। डिस्काउंट कहाँ जाएगा? जर्नल में। तो ये कैश बुक में नहीं आएगा, ये जर्नल में जाएगा, है ना। तो इसका बी ऑप्शन हो गया। ठीक है भैया, आगे और क्या है? डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन, अगर हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, कहाँ जमा करवाते हैं? बैंक। इधर देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कैश बुक है ना, डबल कॉलम कैश बुक है, तो ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम। अब आप बताओ, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक, मान लो मैंने 2,000 रुपए बैंक में जमा करवाए, तो मेरा बैंक बढ़ेगा हाँ। और मेरा कैश कम होगा। तो कैश की क्रेडिट साइड में लिखूंगा और बैंक की डेबिट साइड में लिखूंगा। तो डेबिट साइड ऑफ बैंक, डेबिट साइड ऑफ बैंक और क्रेडिट साइड ऑफ कैश, डेबिट साइड ऑफ, बैंक, है ना। देखो बैंक की डेबिट साइड में और कैश की क्रेडिट क्रेडिट साइड में। तो ऑप्शन पे आते हैं, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। मुझे तो पहला ही ऑप्शन लग रहा है, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम और क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। दूसरा ऑप्शन क्या है? डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम। भाई कैश की डेबिट में नहीं जाएगा, डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम, नहीं नहीं नहीं, गलत है। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑल्सो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, नहीं, ए ऑप्शन सही है। कौन सा वाला सही है? ए ऑप्शन सही है। तो मैं तो इसमें ए पर टिक करने वाला हूँ, ए। डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक, तो जब हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, बैंक बढ़ेगा, बैंक डेबिट होगा, तो डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम और क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम। तो 7वें का ए पार्ट हो गया। अब आते हैं विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकालोगे, बैंक से पैसा निकालोगे। तो बढ़ेगा कौन? कैश, कैश, है ना। ये कैश बुक है, कैश बैंक, कैश बैंक। तो जब आप बैंक से पैसा निकालोगे, कैश बढ़ेगा 2,000 से और बैंक कम होगा 2,000 से, तो कैश कॉलम की डेबिट साइड और बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, गलत। डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है इसमें? बी वाला बी option वाला, सही है। समझ गया ना। आगे चलते हैं, 9th वाले में क्या लिखा है, पढ़ो। Contra entries are passed only when डबल कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ पास करते हैं? डबल डबल कॉलम कैश बुक में, समझ गए ना। ट्रिपल कॉलम तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो हम तो डबल कॉलम में ही पास करते हैं। कहाँ पास करते हैं? डबल कॉलम। लेकिन जब आप सीए करना कभी या किसी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करना और वहां पर पूछे कि कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ पास करने हैं, तो बोलना है ट्रिपल कॉलम। जब तक आप 11वीं में हो तो क्या बोलना है? डबल कॉलम, क्योंकि हमारे में ट्रिपल है ही नहीं, हमारे में ट्रिपल है ही नहीं। और हमने उसको पढ़ा भी नहीं है, और ये पढ़ने के लिए तो ये कह के टाल दिया कि भाई सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो खत्म। तो कॉन्ट्रा एंट्री डबल कॉलम कैश बुक में जाती है। 10th वाली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? इफ अ चेक इज रिटर्न डिसऑनर्ड, इफ अ चेक इज रिटर्न, मतलब एक चेक था वो डिसऑनर होके रिटर्न हो गया। पहले आप समझो, ये कैश बुक है, बोलो क्या है ये? कैश बुक। पहला कॉलम कैश, दूसरा बैंक, पहला कैश, दूसरा। बैंक। तो मान लो मुझे कुलदीप ने चेक दिया, तो यहाँ लिखूंगा टू कुलदीप
और 5,000 का चेक था, बैंक में जमा करवा दिया। बाद में पता लगा कि कुलदीप ने मेरे को चेक काट के नहीं दिया, मेरा ही काट दिया है। ठीक है, मतलब वो जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, चेक है वो क्या हो गया, तो मैंने तो खामा खा बैंक को बढ़ा रखा है ना, अब क्या करूंगा, कम कर दूंगा, जाऊंगा बैंक को कम कर दूंगा 5,000 से। बाय कुलदीप, बाय। तो आप फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो ये क्वेश्चन कह रहा है। इफ अ चेक इज रिटर्न डिसऑनर्ड, इफ अ चेक इज रिटर्न डिसऑनर्ड, तो जैसे वो डिसऑनर होगा मैं तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाके एंट्री करूंगा, कैश बुक की क्रेडिट साइड में। इट इज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, कैश कॉलम में थोड़ी जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा, है ना। कैश कॉलम में थोड़ी जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा। बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, सी ऑप्शन। समझ गए। चलो 11वें में आते हैं। 11वें में क्या लिखा हुआ, पढ़ के सुनाओ। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, है ना। तो बी वाला ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच, पढ़ो। Which cash book is prepared to record small amounts by cashier to save time of मेन कैशियर बोल रहा है, मेन कैशियर का टाइम बचाने के लिए कौन सी कैश बुक बनाई जाती है, पैटी कैश बुक, है ना। तो इसमें 3 कॉलम कैश बुक नहीं, 2 कॉलम कैश बुक नहीं, पैटी कैश बुक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ये हो गया सी ऑप्शन, ये है ना, सी ऑप्शन। अब आते हैं अगले। तो कौन सी कैश बुक बनाई जाती है मेन कैशियर का टाइम बचाने के लिए, पैटी कैश बुक। चलो अगली बार 13वें क्वेश्चन में हो क्या लिखा है, Which of the following will not be recorded as contra entry in 2 column cash book, in 2 column कैश बुक। बोल रहा है कि which of the following will not be recorded as contra entry, मतलब इनमें से नीचे देख के बताना है कि कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। पहले बताओ कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिससे कैश बढ़ जाए बैंक कम हो जाए, या बैंक बढ़ जाए कैश कम हो जाए, यही 2 एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं कि आपने बैंक में, ये जैसे ये बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस, और ये है बैंक, ये क्या है, बैंक, बैंक। पहला बिजनेस और दूसरा बैंक। तो अगर हम कैश बिजनेस में बैंक में जमा करवाते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री है, और बैंक से कैश निकालते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री है। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश डिपॉजिटेड, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, पहली वाली कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। समझ गए। तो चलो भैया ये भी हो गया। अगला क्या है, 14वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है नीचे दी गई ट्रांजैक्शन में से कौन सा सही नहीं है। चलो तो एक बारी फिर से पढ़ो। 14वें में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है इन दोनों इनमें से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। तो पहले क्या लिखा है, कैश बुक इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैश अकाउंट इन द लेजर। अगर हम कैश बुक बनाएंगे तो क्या कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाते। जब आप कैश बुक बनाते हो ना, अभी आप पीछे एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि कैश बुक लेजर भी है और जर्नल भी है, लेजर भी और तो जब आपने कैश बुक बना ली तो ना तो आप कैश अकाउंट बनाओगे ना ही आप बैंक अकाउंट बनाओगे। जितने कॉलम कैश बुक पे रहेंगे उनके अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो सही है, कैश बुक इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैश अकाउंट, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है कैश अकाउंट का। अगर आपने कैश बुक बना ली तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अ नरेशन इज रिक्वायर्ड, क्या लिखा है, अ नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री अलॉन्ग विद डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ कैश बैंक। नरेशन थोड़ी लिखते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री की, नरेशन लिखते हैं क्या, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ और इससे भी ज्यादा गलत हो। ठीक है, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ, ये तो बिल्कुल सही है।
कि बस रेंट पे किया वो रिकॉर्ड करेंगे, एक डेबिट क्रेडिट में से कोई एक ही चीज रिकॉर्ड करते हैं, दोनों रिकॉर्ड नहीं करते। फिर लिखा है डी वाले में लिखा है लाइक लेजर कैश बुक इज ऑल्सो अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बिल्कुल लेजर की तरह भी काम करती है। तो इसका जो बी वाला जो पार्ट है वो सही नहीं है कि कॉन्ट्रा एंट्री में नरेशन लिखते हैं, ऐसा वैसा तो हमने आज तक कुछ किया नहीं है, तो बी हो गया। 15वें में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अभी ऊपर बताना था कौन सा सही नहीं है और अब बताना है कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, कैश बुक इज बोथ, कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम, बिल्कुल यही है ना। मुझे तो लग रहा है आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मींस ओवरड्राफ्ट, कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या ओवरड्राफ्ट होता है क्या, नहीं है ना, ये गलत है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ गुड्स आर सोल्ड, कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ गुड्स आर सोल्ड, गलत बात है। कैश डिस्काउंट कब देते हैं, कैश डिस्काउंट जब परचेज किया, नहीं, इसका मतलब कब देते हैं, ये कैश डिस्काउंट इज अलाउड, हाँ कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ गुड्स आर सोल्ड। देखो डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक कैश डिस्काउंट क्रेडिट, है ना, पहला कैश डिस्काउंट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट, पहला कैश डिस्काउंट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदने के लिए दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट वो होता है जो जल्दी पेमेंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा है, दो ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदने के लिए दिया जाता है। जैसे मान लो कुलदीप की शादी है और मेरी जनरल स्टोर की दुकान है और मेरे पास आ गया कि भैया चीनी चाहिए थी, मैंने कहा कितनी चीनी चाहिए, कहता आप पहले रेट तो बताओ, मैंने कहा भाई 50 रुपए किलो है, कहता ठीक है मेरे को ना 5 क्विंटल चाहिए, मैंने कहा 5 क्विंटल मतलब, कहता 500 किलो चीनी चाहिए, कितनी 500 किलो, तो मैंने कहा फिर कर लो आप 500 इंटू में 25,000 रुपए हो गए। अरे कहता भैया 500 क्विंटल ले रहा हूँ, कुछ तो डिस्काउंट करो। मैंने कहा वैसे तो देखो 50 रुपए किलो है, लेकिन आप इतना ज्यादा खरीद रहे हो तो आप एक काम करो 40 का रेट पे कर दो, 40 इंटू में 500 किलो 2000 रुपए दे दो। बनते कितने हैं, 50 इंटू में 500 किलो 25,000 बनते हैं, लेकिन आप कितने दे दो, 20,000 रुपए दे दो, कितने दे दो, तो मैंने इनको 5,000 रुपए का जो डिस्काउंट दिया उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और जो जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। इन्होंने बोला भैया मैं माल लेकर तो जा रहा हूँ 20,000 का, लेकिन पैसे शादी के बाद दूंगा, 2-3 महीने बाद, अभी खर्चा थोड़ा ज्यादा है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, और शादी हो गई, मतलब मान लो 1 हफ्ते बाद शादी थी, इनकी शादी हो गई, 1 हफ्ते बाद मैं देख रहा हूँ यार पैसा लेके घूम रहा है। अरे मैंने कहा कुलदीप पैसा दे दे भाई, कहता भैया दे दूंगा, आप मैंने बोला तो था आपको 2-3 महीने पैसे दूंगा। अरे मैंने कहा जब पैसे लेके घूम रहे तो पैसे क्यों नहीं दे रहा, अरे कहता भैया दे दूंगा यार, आप गर्म क्यों हो रहे हो। अरे मैंने कहा भाई जब उधार लेकर गए हो तो पैसे दे दो, कहता है तब मेरे को पता था आप लड़ोगे, इसलिए आपको मैंने बोला था कि 2-3 महीने बाद पैसे दूंगा। कहता आपको अभी पैसा चाहिए क्या, मैंने कहा हाँ। कहता एक काम करो 19,500 ले लो, अभी दे दूंगा। मैंने कहा मतलब, कहता कर्जा मेरा 20 का है ना, आप मेरे से 19,500 ले लो और अभी पे कर दूंगा। मैंने कहा 500 रुपए, कहता इतना तो डिस्काउंट दे दो, जल्दी पेमेंट कर रहा हूँ, जल्दी पेमेंट। तो ये जो 500 रुपए का डिस्काउंट है इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट, और ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है उसका नाम ट्रेड डिस्काउंट। बोलो बात समझ में आ गई। चलो यहां पर आओ, कौन सा था ये, कौन सा पढ़ रहे थे, 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, कैश इज बुक, जर्नल एंड लेजर है, डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट नहीं है, वो हम समझ गए तो गलत है। सी वाले में है कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ गुड्स आर सोल्ड, गुड्स सोल्ड का कोई संबंध नहीं है कैश डिस्काउंट के साथ, उसका तो जल्दी पेमेंट के साथ संबंध है। किसके साथ संबंध है, तो ये भी गलत है, ठीक है। और रेट ऑफ कैश डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी परचेज, अबे क्वांटिटी परचेज तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, क्वांटिटी पे कौन सा डिस्काउंट डिपेंड करता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है जो ज्यादा क्वांटिटी पे दिया जाता है। रेट ऑफ कैश डिस्काउंट जल्दी पेमेंट करने के लिए होता है, क्वांटिटी के साथ उसका कोई रिलेशन, तो पहला वाला ही सही है, बाकी सारे तो गलत है। पहला वाला सही है और बाकी सारे गलत है। ठीक है भैया आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है जरा पढ़ के सुनाओ। 16 में क्या लिखा है, बैलेंस इन दी पेटी कैश बुक इज, जो बैलेंस जो पेटी कैश बुक में जो बैलेंस बच जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंस थोड़ी है, एसेट है यार। हाँ वो क्या है, एसेट। जैसे मान लो आपने ये पेटी कैश बुक बनाई
और आपने पैटी कैशियर को 10,000 रुपये दे दिए और पैटी कैशियर ने पूरे महीने में बहुत सारे छोटे छोटे करके खर्चे कर दिए 6,000। अब बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 4,000। 4,000। 6,000 उसने खर्च कर दिए 10 में से, तो बैलेंस कितना बचा? 4,000। तो ये हमारे लिए कोई एक्सपेंस थोड़ी है, लायबिलिटी थोड़ी है, एसेट है ना। तो क्या बोलेंगे? बैलेंस इन पैटी कैश बुक इज एन एसेट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। समझ गए? चलो अगले में चलो 17वां पढ़ो। व्हेन अ फर्म मेंटेन्स 2 कॉलम कैश बुक इट डज नॉट मेंटेन परचेज बुक। बोल रहा है जब एक फर्म 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन करती है, पहले बताओ 2 कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम होते हैं? कैश और बैंक। तो आप ना कैश का अकाउंट बनाने वाले हो ना बैंक का अकाउंट बनाने वाले हो। ये यही तो बोल रहा है, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स 2 कॉलम कैश बुक इट डज नॉट मेंटेन परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर, सेल्स बुक, कैश एंड बैंक अकाउंट इन दी लेजर। डी, इट डज नॉट मेंटेन कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है जब आप 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो। और जब आप 2 कॉलम कैश बुक बनाओगे तो परचेज बुक बनानी पड़ेगी, जनरल प्रॉपर बनानी पड़ेगी, सेल बुक बनानी पड़ेगी, लेकिन कैश एंड बैंक कॉलम आप अकाउंट बनाने वाले नहीं। ठीक है, चलो 18वां पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोल रहा है नीचे दी गई, मतलब कैश बुक में किसको रिकॉर्ड नहीं करते? क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड नहीं करते। भाई कैश पेमेंट तो रिकॉर्ड करोगे, कैश रिसीव भी रिकॉर्ड करोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश भी रिकॉर्ड करोगे, तो क्या रिकॉर्ड नहीं करोगे? क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करोगे, ऑप्शन ए को रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ना। उधार है। अच्छा 19वें में क्या लिखा है? कॉन्ट्रा एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश आर पोस्टेड टू। ना कॉन्ट्रा एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट इन द लेजर, डेबिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर, क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर, नॉट पोस्टेड इन लेजर। एक बात बताओ, जब हम कैश बुक बनाते हैं, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो क्या कैश एंड बैंक अकाउंट बनते हैं? क्या कॉलम तो होते हैं उसके अंदर, लेकिन लेजर में क्या इनके अकाउंट भी बनते हैं? क्या नहीं बनते हैं। तो आप बताओ ना, लेजर में तो जाएगा ही नहीं, इसमें भी लेजर है, इसमें भी लेजर है, इसमें भी लेजर है, तो लेजर तो बनने नहीं है। कैश बुक अगर हम बनाएंगे तो कैश एंड बैंक के तो लेजर बनने वाले तो ये तीनों के तीनों तो गलत हैं। नॉट पोस्टेड इन लेजर, डी वाला सही है। कौन सा सही है? डी। जब आप कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैश बुक बनाते हो तो आप कैश एंड बैंक का मतलब इसकी कोई लेजर पोस्टिंग नहीं करते, लेजर पोस्टिंग नहीं करते। चलो 20वें में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर। आपको बताना है, जर्नल भी है, कैश बुक ही है, जर्नल का काम भी करती है और लेजर का काम भी करती है ना, जर्नल का काम। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ के ना जाओ तो पेपर में गलत हो सकते हैं, पर एक बार जैसे आप पढ़ना शुरू करते हो 2 4 5 क्वेश्चन होते हैं, फिर एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा है? सिंपल पैटी कैश बुक इज लाइक अ, सिंपल पैटी कैश बुक इज लाइक अ कैश बुक, स्टेटमेंट, जर्नल, नन ऑफ दिस। ये सिंपल पैटी कैश बुक एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? कि देखो इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट। तो आप इसमें बी वाले पार्ट पे टिक करोगे। किस पे टिक करोगे? बी वाले पार्ट में। फिर लिखा है बैलेंस इन पैटी कैश बुक। अरे अभी तो ऊपर पढ़ा था कि बैलेंस इन पैटी कैश बुक क्या है? एसेट। बैलेंस इन पैटी कैश बुक, है ना, 2 बार हो गया। फिर आखिरी क्वेश्चन कौन सा लिखा है? 23वें में क्या लिखा है? द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। कैश बुक में यूज करते हैं, परचेज बुक में यूज करते हैं, सेल बुक में यूज करते हैं, या पैटी कैश बुक में? पैटी कैश बुक, तो इसमें बी आ जाएगा, है ना। फिर 24वें में क्या लिखा है? पैटी कैश बुक इज यूज्ड फॉर मीटिंग मेजर रेवेन्यू एक्सपेंस। अच्छा, पैटी कैश बुक में मेजर एक्सपेंस आते हैं कि माइनर एक्सपेंस आते हैं? माइनर। तो इसमें लिखा है पैटी कैश बुक इज यूज्ड मीटिंग मेजर, मेजर देखते ही कट गया। माइनर रेवेन्यू, हाँ माइनर रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आते हैं। माइनर रेवेन्यू एंड कैपिटल, माइनर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हो ना, एसेट खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? एसेट। पैटी कैशियर को ये अधिकार थोड़ी देंगे कि भाई तो बिल्डिंग ले ले, तो मशीन ले ले, ठीक है ना। उसको बस बोलेंगे चाय समोसे खर्चे पे करो, आने जाने का खर्चा पे करो, ये मशीन लेनी है, कंप्यूटर लेना है, वो हम खुद देख लेंगे, वो मेजर चीज है ना। तो माइनर रेवेन्यू एक्सपेंस। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब सिर्फ एक्सपेंस। 25वें में क्या लिखा है? इम्प्रेस सिस्टम सेव्स टाइम ऑफ। किसका टाइम सेव करता है? मेन कैशियर का, चीफ कैशियर का? चीफ कैशियर का, है ना। मेन कैशियर चीफ कैशियर एक ही बात होती है, तो मेन कैशियर बोल दो, हेड कैशियर बोल दो, चीफ कैशियर बोल दो, एक ही बातें हैं। तो ये जो मेन कैशियर है वो कभी कभी हेड कैशियर लिखा होगा
और कभी कभी चीफ कैशियर लिखा होगा। आप समझ जाना, ये एक ही बात है। समझ गए? तो हो गए सारे। जर्नल में आते हैं ना, जर्नल के एमसीक्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। A journal is a book of. अ जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री, बोथ ए एंड बी। ओरिजिनल एंट्री है। जर्नल क्या है भाई? पहली बार हम ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। बी में क्या लिखा है? रेंट पेड इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बोथ ए एंड बी। रेंट पेड हमारे लिए एक्सपेंस है। द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो आई थिंक रेंट पेड इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी है ना। रॉबर्ट अकाउंट, रॉबर्ट एक पर्सन है। द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। तो आई थिंक ये ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है ना। एलएफ, लेजर फोलियो कॉलम इन जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग। जब आप पोस्ट करते हो ना लेजर में, तो उस समय एलएफ वाला कॉलम भरते हो, अभी नहीं भरते। इसीलिए जब हम जर्नल बनाते थे एलएफ बना के छोड़ देते थे, क्योंकि हम पोस्टिंग कर नहीं रहे हैं। जब करेंगे तब देखेंगे, जब करेंगे तब देखेंगे। और जब करते थे तो मैं बोलता था मेरे पास बोर्ड है कॉपी थोड़ी है जो उसका पेज नंबर बताऊंगा। ठीक है। 5वें उस पर आओ, क्या लिखा है? ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन डेली बेसिस। जर्नल में ट्रांजेक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं ना, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ऑन डेली बेसिस, in chronological order, on weekly basis, in chronological order at the time, at the end of the month, in chronological order as the proprietor decides, as the proprietor Decide. कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे भाई। मालिक के उस पर थोड़ी चलने वाला है। मालिक तो कुछ भी बोल देगा ऐसे भाई। मालिक समझदार भी हो सकता है और ना समझ भी हो सकता है। तो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन डेली बेसिस, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आपको याद है 2 तरीके की एंट्री होती है, सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री वो होती है जिसमें एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। और कंपाउंड एंट्री वो होती है जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं या एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक है। तो आओ जरा छठा वाला पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? इन कंपाउंड जर्नल एंट्री, 1 or more accounts are debited and credited, 1 account is debited and 1 account is credited। बिल्कुल गलत है ये तो, बी वाला तो गलत है। 1 account is debited and credited, narration is not given, ये तो बिल्कुल गलत है। 1 or more accounts are debited and credited but narration is not given, ये बिल्कुल गलत है ना। तो ए वाला सही है। कौन सा वाला सही है? चलो 7th में आओ। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ जर्नल, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, है ना। जर्नल में जो आप ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग, है ना। इसी कई बार आपको बोलता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जर्नलाइज द मतलब जर्नल एंट्री पास करो। अच्छा 8वीं में क्या लिखा हुआ है? 8वें क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन। हमने डोनेशन करी है, दान दिया है, तो एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है? कैश अकाउंट। तो देखो इसमें लिखा कहीं कैश अकाउंट, हाँ ए। समझ गए? चलो 9th वाले में क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ गुड्स टू पारस फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स टू पारस फॉर कैश। तो पारस को अगर हम माल बेचेंगे एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि हमने कैश में बेचा है तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल ऑफ गुड्स टू पारस फॉर कैश इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, है ना। आखिरी क्वेश्चन पढ़ो। विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, अरे मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, सी क्रेडिटेड टू सी, है ना, कैश अकाउंट। चलो अब आते हैं 10 क्वेश्चन हो गए ना। 11वें क्वेश्चन पे आओ, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। इफ गुड्स आर गिवन एज चैरिटी अकाउंट क्रेडिटेड इज, अगर हमने गुड्स चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया, तो क्या हमने माल बेचा? नहीं, पर माल तो चला गया। तो एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अकाउंट क्रेडिटेड इज परचेज अकाउंट, सी, है ना। फिर आगे क्या लिखा है? रिटर्न ऑफ
by a customer is debited to. रिटर्न ऑफ गुड्स बाय ए कस्टमर, अरे कस्टमर कौन होता है? जिसको उधार माल बेचते हैं। कस्टमर कौन होता है? जिसको उधार माल तो जब हमने उधार माल बेचा होगा तो एंट्री करी होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और जब माल वापस हो रहा है तो एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। यही एंट्री होगी ना। तो रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इज डेबिटेड टू सेल रिटर्न अकाउंट, डेबिटेड टू सेल रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, सेल रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है, अब 13वां पढ़ो। 13वें में क्या लिखा है? इफ गुड्स आर गिवन एज सैंपल अकाउंट क्रेडिटेड इज इफ गुड्स आर गिवन एज सैंपल, इफ गुड्स आर गिवन एज सैंपल। अगर हमने गुड्स को सैंपल के तौर पर दिया है, किसके तौर पर दिया है? सैंपल के तौर इफ गुड्स आर गिवन एज सैंपल मतलब वो हमने माल फ्री सैंपल में बांट दिया, तो एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो पहले यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ भैया, अगर हमने सैंपल में गुड्स दिया तो एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। इफ गुड्स आर गिवन एज सैंपल अकाउंट क्रेडिटेड इज परचेज अकाउंट, सी है ना। चलो 14वां पढ़ो, क्या लिखा है? फर्स्ट कंप्यूटर्स परचेज कंप्यूटर्स फ्रॉम HCL Limited and availed both ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, trade discount and cash discount. The transaction recorded in the book of account will be for net invoice value and cash discount, trade discount gross बोल रहा है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी ट्रेड डिस्काउंट। भाई ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो लेकिन नेट इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है डिस्काउंट माइनस करने के बाद, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो पहला वाला सही है। कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होता है और नेट इनवॉइस वैल्यू भी रिकॉर्ड होती है। ठीक, कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होता है और नेट इनवॉइस वैल्यू भी रिकॉर्ड होती है। ठीक है, आगे लिखा है कैश डिस्काउंट अलाउड, क्या लिखा है? कैश डिस्काउंट allowed is recorded in the books of accounts as follows. कैश डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को कैश डिस्काउंट अलाउ किया है। कैश डिस्काउंट जैसे मान लो मुझे राम से 1000 रुपए लेने थे, कितने लेने थे? या मान लो मुझे कुलदीप से 1000 रुपए लेने थे और कुलदीप 900 रुपए दे के बोल रहा है अरे भैया खत्म करो यार। मैंने कहा चलो ठीक है तुम 900 रुपए दे दो, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कुलदीप, कैश अकाउंट डेबिट टू कुलदीप से लेने थे 1000 पर कुलदीप ने दिए कितने? 900, तो 1000 रुपए डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दूंगा। डिस्काउंट सॉरी 100 रुपए डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दूंगा, है ना। तो आगे लिखा है कैश डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज फॉलोज। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, हाँ बिल्कुल ए वाला है ना, डेबिट ही करते हैं। कैश डिस्काउंट इज डेबिटेड टू, ना रिसीव में थोड़ी करते हैं। कैश डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू, ना पहला ही वाला सही है। कौन सा वाला सही है? पहला वाला। चलो 15वां हो गया ना। 16वें पर आओ। 16वां पढ़ो, क्या लिखा है? समीर सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट विल बी। अच्छा आपको बताना है ट्रेड डिस्काउंट कितना है और कैश डिस्काउंट। ओहो बस एक मिनट मेरे को देखने दो, यहाँ समझाता हूँ आपको। अब डिस्काउंट वाला केस जरा समझ ही लेते हैं क्या क्या होता है। बताओ डिस्काउंट क्या बोला मैंने? डिस्काउंट समझते हो क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइजेस। क्या बोला मैंने? रिडक्शन इन प्राइसेस। रिडक्शन इन प्राइजेस, रिडक्शन इन प्राइजेस इज नॉन एज डिस्काउंट। इज नॉन एज डिस्काउंट, छूट मिलती है ना। जो छूट मिलती है, जो रिडक्शन मिलती है उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट मिलते हैं। और डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं? तो पहला कैश डिस्काउंट। नहीं डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और बोलो कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भैया क्या है? कैश डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है द डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर। द डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर फॉर सेलिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। फॉर सेलिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी इज नॉन एज ट्रेड डिस्काउंट। जो होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट देता है ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है द डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर टू बायर फॉर मेकिंग क्विक पेमेंट। द डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर टू बायर फॉर मेकिंग क्विक पेमेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेड डिस्काउंट क्या बताया था मैंने?
द डिस्काउंट अलाउड बाय, ये पॉइंट लिख लेना है ना, द डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर होलसेलर टू रिटेलर फॉर परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, फॉर परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी को मैं बोल रहा हूँ बल्क क्वांटिटी, बल्क मतलब लार्ज, फॉर परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, है ना। द डिस्काउंट अलाउड बाय होलसेलर टू रिटेलर फॉर परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या बताया मैंने? द डिस्काउंट अलाउड बाय seller to buyer, the discount allowed by seller to buyer for making, बोलो for making quick payments, for making quick payments is known as cash discount। तो जो ज्यादा क्वांटिटी के लिए मिलता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और जो जल्दी पेमेंट करने के लिए मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है कई लोग इसे क्वांटिटी डिस्काउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिस्काउंट। और अगर एक ही क्वेश्चन में तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों गिवन हो, एक ही क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों गिवन, तो पहले कौन सा डिस्काउंट निकालना है? ट्रेड डिस्काउंट। पहले कौन सा डिस्काउंट निकालना है? ट्रेड डिस्काउंट, है ना। इसको पहली प्रायोरिटी देनी है। और फिर कौन सा निकालना है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। इसको दूसरी प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड, है ना। तो ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये बात याद रखनी है। अब आपको ऊपर लेके चल रहा हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? हाँ 16। कौन सा कर रहे थे? पढ़ के सुनाओ 16। समीर सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो अगर मैंने 50,000 का, ये पेन अच्छे से चल नहीं रहा, अगर मैंने 50,000 का 10% निकाल लिया, 10% तो फिर बचा कितना? 45। और ट्रेड कैश डिस्काउंट निकालना है 2%, तो 45,000 का 2% होता है 900। कितना होता है? 900। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा? 5,000। और कैश डिस्काउंट कितना होगा? 900। देखो है ऑप्शन कहीं? 5,000 और 900 पक्का ना? हाँ 900 हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन आ गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अगले वाले में क्या लिखा है? ऑन सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹50,000 फॉर कैश। अगर हम फर्नीचर बेचेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बोल रहा है अकाउंट क्रेडिटेड विल बी फर्नीचर अकाउंट। कौन सा क्रेडिट करेंगे? फर्नीचर अकाउंट, है ना। आगे क्या लिखा है 18वें क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बताना है नीचे दी गई स्टेटमेंट में कौन सी सही है। बोथ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट आर शोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नहीं, दोनों तो शो नहीं करते। अभी तो बताया था। किसको रिकॉर्ड करते हैं? वो क्या होते हैं? कैश डिस्काउंट। और किसको रिकॉर्ड नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट। तो ये तो पहला वाला तो गलत है। पहला वाला तो ट्रेड डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे भाई ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाते ही नहीं है सेपरेटली। क्या इसको नहीं दिखाते हैं? कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ ये सही है। सी वाला सही है। नाइदर ट्रेड डिस्काउंट नॉर कैश डिस्काउंट आर शोन। नहीं ये गलत है ना। तो सी वाला सही है। चलो 19 में पढ़ो। अजय सोल्ड गुड्स टू दीपक फॉर 10,000 फॉर कैश। अजय ने दीपक को माल बेचा 10,000 का कैश में। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा डेबिट होगा? सी कैश अकाउंट, है ना। फिर आगे क्या लिखा है? सोमेश परचेज गुड्स ऑफ
15,000। सोमेश ने गुड्स परचेज किए, सोमेश ने गुड्स परचेज तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जो भी होगा लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड? परचेज अकाउंट, बी ऑप्शन है ना, ठीक है। अगला पढ़ो, अगले वाले में क्या लिखा है 21वें में? अनिल परचेज 1000 एड जेल रोलर पेन्स एट द रेट ₹50 ईच। एक मिनट, इसने 1000 पेन खरीदे और एक पेन कितने का है? 50। तो भाई 1000 इंटू में 50 कितना होता है? 50,000। तो हमने कितने का माल खरीद लिया? 50,000 का। लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। तो अब फिर कितना बचा? 40 है ना। बोल रहा है परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, परचेज अकाउंट 40,000 से डेबिट होगा। भाई अगर मैंने 50,000 का माल खरीदा और 10,000 का मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो मेरे लिए माल कितने का बढ़ा? 40 का। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 40,000। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 40,000, बी ऑप्शन हो जाएगा 40,000। ठीक है। चलो आगे चलो, 22वें में क्या लिखा है? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन को इंस्टॉल करवाने के लिए वेजेस पे करेगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या वेजेस मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, सी, डेबिटेड टू सी, है ना। ये वाला बहुत बढ़िया है जो क्या बोलते हैं 23वां क्वेश्चन है, पढ़ के सुनाओ जरा क्या लिखा है। अनिल परचेज 1000 एड जेल रोलर पेन्स एट द रेट ₹50 ईच। एट द रेट ₹50 ईच। रुको बना लेता हूँ वरना भूल जाऊंगा। 1000 पेन खरीदे, कितने? 1000। एक पेन कितने का है? 50। तो मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए? 50,000। 50,000 रुपए के पेन हो गए। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड तो डिस्काउंट। चलो इसका 20% माइनस करो, 10,000 माइनस करो, 40,000। 40,000 बचा। कितना बचा? 40,000। यही होगा ना, 40,000 बचा। बाकी कैलकुलेशन इधर कर लूंगा, इधर ले आता हूँ कि 40,000 माल बेच रहे मतलब मेरी सेल वैल्यू हो गई 40,000। आगे लिखा है एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। अगर सामने वाले ने 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो हम उसे कितना डिस्काउंट देंगे? 3% का। अगर उसने पेमेंट करी तो, और नहीं पेमेंट करी तो फिर डिस्काउंट देने वाले नहीं है। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है? Anil paid ₹10,000 within 30 days and balance amount after 30 days period. Purchase account will नहीं समझ नहीं आया। अनिल पेड 10,000 विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर इसने कितने पे करे? 10,000 एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज। इधर देखो, इसमें से 40 में से 10,000 तो अभी मिल गए। ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इसको अलग से पेज पे समझते हैं। कहाँ समझ सकते हैं? यहाँ समझ सकते हैं। हमने 1000 पेन खरीदे, बोलो कितने पेन खरीदे? 1000। एक पेन कितने का था? 50 का। तो लॉजिकली मैंने गुड्स कितने के खरीदे? 50। लेकिन इसमें मेरे को 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो अब बताओ इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? फिर 40,000। नेट इनवॉइस प्राइस हो गया 40,000। इसमें से सामने वाली पार्टी ने विद इन 30 डेज कितनी पेमेंट करी थी? 10,000 इसने 30 दिन के अंदर पे कर दिए, और जो बैलेंस है वो आफ्टर 30 डेज है, बैलेंस आफ्टर 30 days। तो हमने कंडीशन रखी थी अगर तुम 30 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो 3% डिस्काउंट मिलेगा, और बाद में करोगे तो डिस्काउंट मिलने वाला नहीं। तो देखो ये जो 30,000 जो बचे रह गए ना 40 में से, इस पर डिस्काउंट हम देने वाले नहीं। लेकिन 10,000 का 3% जरूर देंगे, 300 रुपए, है ना। तो हमें फिर पैसा कितना मिलेगा? 9,700। 9,700 समझ गए। अब आओ क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23 बना। तो इसने बोला है परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव विल बी क्रेडिटेड रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? अरे भाई हमने परचेज करे थे तो 40,000 की परचेज हो जाएगी। कितने की परचेज हो जाएगी? 40,000 की परचेज। देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आता है ना उसी को परचेज वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 40,000 से परचेज डेबिट हो जाएगी, है ना। और कैश डिस्काउंट कितना है? 300। कैश डिस्काउंट कितना है? 300। तो 300 की परचेज वो जाएगी कैश डिस्काउंट। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव विल बी क्रेडिटेड रेस्पेक्टिवली। भाइयों एक बात बताओ, हमने जो पेमेंट करी थी 10,000 की वो 30 दिन के अंदर पेमेंट करी थी, तुरंत थोड़ी ना पेमेंट करी थी।
तो बस परचेज अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से। डिस्काउंट तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, डिस्काउंट तो हमें कुछ मिलने वाला क्योंकि ये बोल रहा है, देखो इसकी ना 2-3 एंट्री बनेंगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसकी 2-3 एंट्री बनेगी। 2-3 एंट्री बनेंगी कुछ ऐसे। पहले आप परचेज करोगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 40,000, है ना। फिर आप कुछ दिन बाद पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 9,700 पे करोगे और 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। और फिर कुछ दिन बाद बैलेंस पे करोगे तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। लेकिन परचेज करते समय तो बस एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है, उस समय थोड़ी ना कोई वो है, बाकी सारी एंट्री कुछ दिनों बाद हो रही है, कुछ दिनों बाद हो रही है। तो बस एक ही चीज है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से और कुछ होने वाला नहीं है। तो इसने बोला कि परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड रिस्पेक्टिवली विद 40,000। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, है ना। डिस्काउंट कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो तो बाद में मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ ₹3,000 फ्रॉम अमर। कैश परचेज करिए तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट डी वाली एंट्री, है ना। चलो 25वें में क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ। अ सोल ट्रेडर took goods costing ₹1,000 from stock फ्रॉम हिज own use. एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। सोल ट्रेडर मतलब प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर मतलब Proprietor. सोल ट्रेडर मतलब सोल प्रोप्राइटर, Proprietor. है ना। ऑनर टू गुड्स कॉस्टिंग 1,000 फ्रॉम स्टॉक फॉर हिज ऑन यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है, 1500। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,000। तो क्या हमने माल बेचा? नहीं। पर माल तो चला गया। जब हम माल बेचे भी ना और माल चला भी जाए, जब हम माल बेचे भी ना और माल चला भी जाए तो परचेज अकाउंट को कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट करते हैं और एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज वुड बी करेक्टली रिकॉर्ड दिस। तो हमने तो एंट्री कर दी है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ए वाली, है ना, बाकी सब गलत है। चलो आगे चलो। 26वें में क्या लिखा हुआ है, बैड डेब्ट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, पहले डूब गया था अब मिल गया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बोल रहे हैं क्रेडिटेड टू, कहाँ क्रेडिट करेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बी वाला ऑप्शन, है ना। आगे चलते हैं। 27वें में क्या लिखा हुआ है, ललित who owed ₹20,000 became insolvent. ललित जिससे 20,000 रुपए लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, है ना। 70 पैसे मतलब 70% वॉज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, 20,000 का 70% 14,000 मिल गया, है ना। इसका मतलब 6,000 नहीं मिला, डूब गया। 14,000 मिल गया और 6,000 बैड डेब्ट्स हो गया। बैड डेब्ट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 6,000 सी, है ना, क्योंकि बैड डेब्ट्स तो 23,000 का हो रहा है। आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन क्या लिखा है, received the first and final dividend of 60 paise in the rupee from the official receiver of Rajesh who owed ₹10,000। राजेश जिससे लेने थे 10,000, मिले कितने, 60%। इसका मतलब 6,000 मिला और 4,000 डूब गया, मतलब बैड डेब्ट्स हो गया, है ना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट तो है ही नहीं इसमें। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड तो है ही नहीं इसमें। बैड डेब्ट्स अकाउंट क्रेडिट, अरे बैड डेब्ट तो डेबिट होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड 4,000, डी ऑप्शन हो गया। तो जर्नल के हमने सारे के सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए ना। तो अब ये क्या बोलते हैं, जो सब्सिडरी बुक्स हैं उसके एमसीक्यू है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, मतलब परचेज बुक सेल बुक वाला जो चैप्टर है उसके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इन परचेज बुक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड आर, परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो परचेज बुक में कैश परचेजेस नहीं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हाँ ये रिकॉर्ड करते हैं, बी वाला। कौन सा वाला, बी वाला। सेल्स बुक रिकॉर्ड्स, सेल्स बुक किसको रिकॉर्ड, सेल रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज नहीं, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बी, है ना। सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, सेल बुक परचेज बुक कैश बुक ये सब जर्नल का पार्ट है, जितनी बुक्स हैं
वो सब जर्नल का पार्ट है। कैश बुक, जर्नल और लेजर दोनों का पार्ट है, बाकी सारी बुक सिर्फ जर्नल का पार्ट है। तो बोल रहा है सेल बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस जर्नल का पार्ट है। ए वीकली और फोरनाइटली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज, वीकली मतलब हफ्ते में 7 दिन में, फोरनाइटली मतलब 14-15 दिन में, है ना, और मंथली मतलब वही अब 30 दिन में। टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। भाई परचेज बुक का जो टोटल है वो कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज एक्सपेंस इसलिए डेबिट, और सेल बुक का टोटल जाएगा सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये बोल रहा है पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और अगर यही होता ना वीकली और फोरनाइटली और मंथली द टोटल ऑफ सेल बुक, तो बोलता क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलो आओ 5वें में क्या लिखा है? टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है 6 वाले में? क्या लिखा हुआ है? पीरियडिक टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू सेल रिटर्न बुक का टोटल कहाँ जाएगा? सेल रिटर्न अकाउंट में, सेल रिटर्न अकाउंट, सी, है ना। हम्म। फिर आगे क्या लिखा है? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, फॉर कैश, है ना। गुड्स परचेज फॉर कैश ट्रांजेक्शन कहाँ जाती है? कैश बुक में। फिर लिखा है टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। बोल रहा है कौन से अकाउंट का टोटल? परचेज अकाउंट में जाएगा। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं जाएगा, परचेज रिटर्न नहीं जाएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हाँ ये जाएगा, सी, है ना। फिर क्या लिखा है? पीरियडिक टोटल ऑफ सेल रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, नहीं सेल रिटर्न है ना, तो सेल रिटर्न तो सेल रिटर्न अकाउंट में जाएगा ना, सी वाले में। किसमें जाएगा? सी वाले में, सी वाले में। 10वें में क्या लिखा है? व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म कॉल्ड, आप हाँ देखो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। जब हम कस्टमर को माल बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है? डेटर अकाउंट, डेबिट टू सेल अकाउंट, डेटर, अरे देखिए क्या बन गया, जब कस्टमर को माल बेचते हैं तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और जब हमें डेटर गुड्स वापस कर देगा तो एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न, उल्टी हो जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो हमने रिटर्न करते समय डेटर को क्रेडिट किया कि डेबिट किया? क्रेडिट किया है। कस्टमर को डेबिट किया, क्रेडिट किया? क्रेडिट किया। तो डेबिट नोट बनाऊंगा, क्रेडिट नोट बनाऊंगा? क्रेडिट नोट। जब क्रेडिट कर रहा हूं तो क्रेडिट नोट बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म, अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्टली मिल जाए तो फिर तो गलती करवा ही सकता है ना। आगे चलते हैं। सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट। एसेट बेच रहे हैं कि गुड्स बेच रहे हैं? एसेट बेच रहे हैं। अगर गुड्स बेचते उधार तो सेल बुक में रिकॉर्ड करते, एसेट बेच रहे हैं उधार, नगद बेचेंगे तो कैश बुक में, अगर हमने एसेट नगद बेची तो कैश बुक में, उधार बेची तो जर्नल प्रॉपर में, उधार बेची तो जनरल प्रॉपर, बी वाले में। ठीक है, आगे चलते हैं। ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड, ओपनिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। पहला ऑप्शन क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये तो बच्चा तुक्का भी मारेगा तो सही आएगा। क्या होगा? ओपनिंग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बिगिनिंग में, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। शिव रिसीव्ड अ चेक of rupees 10,000 from Mohan in settlement of dues of rupees 10,500। अच्छा, मोहन से लेने थे 10,500 लेकिन मिले 10,000। तो बताओ एंट्री क्या होगी? चेक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, टू मोहन। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, जब हमें मोहन से चेक मिलेगा तो आपने क्या बताया क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन से कितने रुपए लेने थे? 10,500, लेकिन इसने हमें दिए कितने रुपए? 10,000। और कितने रुपए नहीं दिए? 500 रुपए, है ना। अच्छा, हमने इसे 500 रुपए का डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि इसने जल्दी पेमेंट करी है, अगर इसका चेक बाद में वो हो गया ना, डिसऑनर हो गया, तो ये डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा। ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सोचो, वरना तो ये तो हमें पागल बना देगा। इसने पहले हमें चेक दिया और बाद में जाके पता लगा चेक डिसऑनर हो गया, अगले चेक कह रहा भैया 9,000 का ले लो,
कितने का ले लो? 9,000। हमने कहा ठीक है भाई 9,000 का दे दे। इसने 9,000 का चेक दिया एंड मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन 9,000, ये भी डिसऑनर हो गया। कह रहा भैया 8,000 का ले लो। अबे साढ़े ऐसे तो तू पूरे पूरे पैसे खत्म कर देगा, फिर बिना पे करे पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ही चेक डिसऑनर होगा, जैसे ही चेक डिसऑनर होगा, डिस्काउंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। जैसे ही चेक डिसऑनर होगा डिस्काउंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। मैंने देते समय डेबिट किया था तो कैंसिल करते समय क्रेडिट कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। अब आओ, कौन सा क्वेश्चन था ये? 8वां? 13वां। 13वां। शिव, क्या लिखा? Shiv received a check of rupees 10,000 from Mohan in settlement of dues of rupees 10,500. हाँ, फिर आगे? The check was dishonored. The reversal of discount allowed by Shiv will be recorded in. बोल रहा है कि चेक हो गया डिसऑनर। चेक क्या हो गया? डिसऑनर। अच्छा देखो, हमें चेक मिला था तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, है ना। चेक डिसऑनर हुआ तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन डिस्काउंट थोड़ी ना वहां रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल प्रॉपर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? तो रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट, जो डिस्काउंट को रिवर्स करेंगे वो बी में जाएंगे, जनरल प्रॉपर में। कहाँ जाएंगे? जनरल प्रॉपर में। आगे चलो, ये कौन सा? ये 14वां, है ना। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक पे। तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते क्योंकि परचेज तो है नहीं, ये सेल भी नहीं है और एक कैश भी लेकर नहीं जा रहा है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर में, डी में। जो कहीं नहीं जाएगा वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। चलो, लिखा है क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ट। क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ट, बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में। कहाँ? एंड में, बी में। Which of the following transaction is entered into journal proper? Which of the following transaction is entered into journal proper? बताओ, नीचे दी गई कौन सी ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में एंटर होगी? कैश पेमेंट टू एन एम्प्लॉय फॉर एक्सपेंस, ये तो कैश बुक में जाएगी। कैश परचेज, ये तो कैश बुक में जाएगी। करेक्शन ऑफ एरर, ये जाएगी जनरल प्रॉपर में, क्योंकि गलतियां सही करने के लिए हमारे पास कोई बुक नहीं है। परचेज बुक में, सेल बुक में गलतियां थोड़ी सही करते हैं। तो करेक्शन ऑफ एरर कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। जनरल प्रॉपर में, है ना। चलो आखिरी क्वेश्चन पढ़ो। X received a check of rupees 10,000 from Y in settlement of dues of rupees 10,500. चेक डिसऑनर हो गया और बोल रहा है रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। अभी तो ऊपर भी तो सेम क्वेश्चन किया था, समझ गए। तो ये कौन सी बुक हो गई? स्पेशल पर्पस बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक्स, ठीक है। चलो, ये BRS वाले चैप्टर के MCQ में, है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? बैंक reconciliation statement is prepared so that the difference between the under mentioned बैलेंस कैन बी। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? सो दैट कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों मैच हो जाएंगे। क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक को रिकंसाइल कर ले, करेक्ट कर ले, मैच कर ले, ठीक है। अच्छा, कैश बुक की जब भी बात होगी तो कैश बुक के बैंक कॉलम की बात होगी, कभी कैश कॉलम की बात नहीं होगी। जब भी कैश बुक की बात होगी तो हमेशा कैश बुक के बैंक कॉलम की बात होगी, कभी कैश कॉलम की बात नहीं होगी। तो बोल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड so that difference between under mentioned balance can be reconciled. Difference between balance in cash बैंक and cash balance, नहीं, ये तो गलत है। कैश एंड बैंक बैलेंस का थोड़ी होगा। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस इन पासबुक इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, नहीं। डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक बैलेंस, हाँ, ये सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला? सी वाला। आगे चलते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन में आओ। बैंक पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर। बैंक पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर। पासबुक किसकी कॉपी है? बैंक ट्रांजैक्शंस की या कैश ट्रांजैक्शंस की? बैंक ट्रांजैक्शंस की। और बैंक की बैंक ट्रांजैक्शंस की। तो जरा पढ़ते हैं ऑप्शन। बैंक पासबुक ऑफ द अकाउंट होल्डर इज अ कॉपी ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक ऑफ अकाउंट होल्डर, नहीं। द अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ बैंक, है ना। बैंक की बुक्स में जो अकाउंट है उसकी कॉपी है। उसकी क्या है? ये कॉपी है, ठीक है। कैश कॉलम ना, कैश कॉलम की तो बात नहीं हो रही। चलो थर्ड वाले में आओ। बैंक पढ़ो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द पेमेंट मेड थ्रू चेक्स, टू नो द एरर्स इन पासबुक, टू कंपेयर द कैश बुक बैलेंस विद पासबुक बैलेंस एंड असरटेन द डिफरेंस एंड असरटेन द। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? टू नो द पेमेंट्स मेड थ्रू चेक, नहीं, सी वाला ऑप्शन सही है इसका। कौन सा सही है? सी वाला, ठीक है। चलो चौथे क्वेश्चन पे आओ। चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है? बैंक रिकंसिलिएशन इज
is a part of double entry system, not a part of double entry system, is a part of single entry system. ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। ये तो बस हम करेक्शन के लिए बनाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये किसी को दिखाना नहीं होता, ये किसी को दिखाना, ये अपने लिए बनाते हैं कि हमारे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं चल रहा, ठीक है। 5वें पर आओ, क्या लिखा है, बैलेंस शोन इन दी बैलेंस शीट इज दैट ऑफ कैश बुक, बैंक पासबुक, एडजस्टेड कैश बुक, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, एडजस्टेड कैश बुक आपके सिलेबस का बोल रहा है बैलेंस शीट में कौन से बैलेंस शो करते हैं, तो इसका ऑप्शन है सी, एडजस्टेड कैश बुक के शो करते हैं। अब भैया आपने एडजस्टेड कैश बुक तो बताई नहीं, जब सिलेबस में नहीं तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक है ना। करवाऊंगा तुम बोलोगे भैया नॉर्मल तो हो नहीं रहा, ये क्यों करवा रहे हो, तो इसलिए मैंने इसकी बात ही नहीं करी। चलो 6 वाले पर आओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपेयरिंग एंट्रीज इन दी पासबुक विद दी एंट्रीज इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बिल्कुल सही, पहला सही है ना, कैश बुक के बैंक कॉलम से कंपेयर करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ए वाला ही सही है। कौन सा वाला, ए ऑप्शन। फिर बी वाले में क्या लिखा है, एंट्रीज इन बैंक पासबुक विद कैश कॉलम, तो बिल्कुल नहीं होता, एंट्रीज इन बैंक पासबुक विद बैंक कॉलम एंड कैश कॉलम, नहीं नहीं ये नहीं है, ए वाला सही है। कौन सा वाला, ए वाला। चलो छठा हो गया। 7वें पर आओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल द लेजर विद जर्नल, नहीं नहीं नहीं, पैटी कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट, नहीं नहीं नहीं, डे बुक्स विद बैंक स्टेटमेंट, नहीं नहीं नहीं, बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक, डी वाला ऑप्शन। चलो फिर क्या लिखा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विद, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विद बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक। भाई बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक होता है, बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, पासबुक बैलेंस, कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक और पासबुक, डी वाला ना, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। चलो 9th वाले में क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस इन दी कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन दी कैश बुक मींस ओवरड्राफ्ट एज पर, अच्छा डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब प्लस होता है कि माइनस, कैश बुक में हाँ कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक बिल्कुल गलत, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बिल्कुल गलत, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश, डी, इसमें से कुछ नहीं है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, तो पॉजिटिव तो कहीं लिखा नहीं है, पॉजिटिव तो कहीं फिर भैया क्या, बी वाले में क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और एक बात बताओ, जब हम बीआरएस बनाते हैं, हाँ। क्या बनाते हैं, बीआरएस कब बनाते हैं, जब कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस सेम सेम आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो जब अलग अलग आते हैं तो सेम कैसे हो सकता है, अच्छा समझ गया ना। हाँ। बी वाला गलती से भी नहीं करना, नन होगा कि कोई कुछ भी नहीं है इसमें से। ये कह रहे हैं कि भैया आप कहते हो कि बुक्स 2 तरीके की होती हैं, बुक्स कितने तरीके की होती हैं, 2, कौन कौन सी, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, और पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस और क्रेडिट का मतलब, तो इसमें लिखा है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, तो कह रहे हैं भैया क्रेडिट में, पासबुक में क्रेडिट हो जाएगा इसका मतलब। अरे मैंने कहा वो यहाँ जो डेबिट है वो वहाँ क्रेडिट है, लेकिन उतना ही आएगा बैलेंस, वो जिम्मेदारी नहीं है, उतना ही बैलेंस नहीं आता तभी तो हम बीआरएस बनाते हैं, तभी तो हम क्या बनाते हैं, तो आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मत बोल देना, ठीक है ना, वो मीन्स अलग है। चलो 10वें पर आते हैं, क्या लिखा है, विच एरर्स आर डिटेक्टेड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, टोटलिंग मिस्टेक इन बैंक कॉलम। बोल रहा है विच एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड, कौन सी गलतियों का पता नहीं लगता है, कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, कैश एम्बेजलमेंट समझते हो, चोरी, आपने किसी को पैसे दिए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए और वो बंदा उस पर्पस को उस पर्पस पे पैसे ना लगा के किसी अपने पर्सनल पर्पस को पूरा कर रहा है, उसे बोलते हैं कैश एम्बेजलमेंट। क्या बोलते हैं, कैश एम्बेजलमेंट। तो कैश एम्बेजलमेंट का पता नहीं लगता है बीआरएस से, बाकी सबका पता लग जाता है ना। चलो 11वां क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस, एडजस्टमेंट इन दी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट इन द कैश बुक बैलेंस, एरर्स इन पासबुक, check issued but not presented for payment, check deposited but not presented for payment, all of the above, all of the। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि इसने बोला कि
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन दी कैश बुक, एडजस्टमेंट इन दी, कैश और कैश बुक में जैसी एडजस्टमेंट होती है तो उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोलते हैं? Adjusted और एडजस्टेड कैश बुक तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिक्वायर, बोला कैश बुक में ये ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। पर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो 12th वाला पढ़ो। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस, है ना? पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ए वाला ऑप्शन। कौन सा? डेबिट, हाँ ना, ए वाला सही है। चलो 12वां हो गया, अब 13वें पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 13 पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक। भाई हफ्ते में तो नहीं बनाते यार, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, पता नहीं महीने बनाते नहीं बनाते, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, पता नहीं एंड में बनाते हैं। वेन एवर अ बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड, जब हमें बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी तभी तो बना सकते हैं। मान लो आपका मन कर रहा है महीने के आखिरी में बना लूं, साल के आखिरी में बना लूं, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं मिली तो आप बना ही नहीं सकते, तो हम बोलेंगे वेन एवर बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड। ठीक है, चलो 14वां पढ़ो क्या लिखा है। डिफरेंस इन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक कैन बी बिकॉज ऑफ, बोल रहा है कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। क्यों आ सकता है? एरर्स इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज आइदर इन कैश बुक और पासबुक, आइदर इन कैश बुक और पासबुक, एंट्री बीइंग रिकॉर्डेड आइदर इन कैश बुक बिफोर डेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन एंड इन द अदर बुक्स आफ्टर डेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन कैश बुक और पासबुक, डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक क्यों आता है? एरर्स इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज आइदर इन कैश बुक और पासबुक, पहला वाला बिल्कुल सही है। कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन कैश बुक और पासबुक, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, है ना? इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 15वें पर आओ। 15वें में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। While preparing bank reconciliation statement, taking the debit balance as per cash book as the starting point, uncollected checks are, अनकलेक्टेड से समझते हो? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। तो बोल रहा है व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना, टेकिंग द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, ये प्लस ये माइनस, है ना, और कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। कैश बुक क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, और डेबिट बैलेंस है मतलब प्लस वाली साइड में लिखा है अमाउंट। अनकलेक्टेड चेक्स आर, बताओ ऐड करेंगे। देखो अनकलेक्टेड चेक का मतलब है कि आपने जब कैश बुक बनाई होगी, आपने जब कैश बुक तो आपने तो चेक भेज दिया होगा, चेक डिपॉजिट कर दिया होगा। तो मान लो 1000 रुपए का चेक था तो 1000 रुपए आपने प्लस कर रखे कैश बुक में, लेकिन ये पासबुक में जाके प्लस नहीं हुए। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। तो क्या करोगे? माइनस। तो 1000 रुपए माइनस करोगे। सब्ट्रैक्टेड बी, क्या हो जाएगा? बी। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अभी आप देखना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इन्हीं क्वेश्चंस में गलतियां करने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक खैर बी वाला पार्ट हो गया ना ये। जो हमने 10th वाला क्वेश्चन किया है इसमें लिखा था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखा था? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सोचो अगर ये डेबिट बैलेंस नहीं क्रेडिट बैलेंस लिखा होता तो मैं कैश बुक से स्टार्ट करता, लेकिन माइनस वाली साइड में। कहाँ स्टार्ट करता? माइनस वाली साइड में। और फिर 1000 रुपये और माइनस करता तो वो भी कहाँ जाते? माइनस वाली साइड में। तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाते? प्लस। तो फिर इसका आंसर होता है एडेड। समझ गए? तो यही बोल रहा था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिक के साथ आ सकता है और ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें इसीलिए आपने देखा होगा मैं तो प्लस माइनस वाले से करवाता था, लेकिन बुक वाला ऐड और लेस करके करता था। तो बच्चा कहता था भैया आप जो करते हो उसका उल्टा करता है बुक वाला। तो जब ओवरड्राफ्ट होता है तो बुक वाला उल्टा करता है, ओवरड्राफ्ट होता है बुक वाला उल्टा करता है। आओ आगे चलते हैं। तो 15वां इसका जो 16वां क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। 16वें में क्या लिखा हुआ है? अ बिजनेस receives its bank statement शोइंग क्लोजिंग बैलेंस एज 8500 ओवरड्रॉन। तो बैलेंस एज पर पासबुक है कि बैलेंस एज पर कैश बुक है? पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्रॉन है, बैलेंस एज पर पासबुक क्या है? ओवरड्रॉन। तो ये प्लस है, ये माइनस है। पासबुक के बैलेंस ओवरड्रॉन है मतलब माइनस वाली साइड में है ना। इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ ₹2000
हमें मिला कि 2,000 रुपए के अनप्रेजेंटेड चेक हैं। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब होता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट। आप बताओ, चेक हमने इशू कर दिया, चेक हमने इशू कर दिया। तो जब हम चेक इशू करते हैं ये कैश बुक है। कहाँ गया, देखो क्या लिखा है, इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ ₹2000। 2000 के चेक्स अनप्रेजेंटेड है, तो ये मैंने बनाई कैश बुक और ये मैंने बनाई पासबुक। ये प्लस वाली साइड और ये प्लस वाली साइड और ये माइनस। अब आप ऊपर जाओ और बताओ क्या लिखा है, अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ ₹2000, मतलब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो हमने तो चेक इशू कर दिया, तो हमने तो अपनी कैश बुक में से 2000 माइनस कर दिए, लेकिन वहां जाके माइनस और स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे रखा है, पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक। तो बताओ क्या करना है, पासबुक से जाके भी 2000 रुपये क्या करो, माइनस कर दो। तो यहाँ 2000 रुपये और माइनस हो गए, है ना। फिर आगे लिखा हुआ है एन अनक्रेडिटेड चेक्स एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स ऑफ ₹1500। अनक्रेडिटेड चेक्स ऑफ ₹1500। अनक्रेडिटेड मतलब बैंक ने प्लस नहीं किया है, बैंक ने प्लस मतलब हमने तो 1500 के चेक भेज दिए होंगे, लेकिन बैंक ने प्लस स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो बैंक में भी क्या करो, प्लस कर दो। कितने रुपए, 1500 प्लस कर दो, ठीक है। 8.5 और 2 10.5 हो गए, कितने हो गए, 10.5 में से 1500 हो गए तो कितना, 9000 बचा, है ना। तो बोल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 9000, सी कितना हो गया, सी, है ना। और ये एक नंबर में है, ट्रांजैक्शन 2 3 है पर नंबर एक मिलेंगे आपको, तो सोचना पड़ेगा इसमें आपको। आगे चलते हैं, 17वां पढ़ते हैं। मोहन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक ₹3800। मोहन की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शो कर रही है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 3800, है ना। और एंड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड बाय सप्लायर 3500। हिज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितने दे रखे हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितने दे रखे हैं, 25,000। अच्छा, इसने ये तो बोल दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, पर इसने ये नहीं बताया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या मान के चलोगे, पॉजिटिव कुछ नहीं बोलेगा तो पॉजिटिव मान के चलोगे। तो आप क्या करो, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं दोबारा से। और कैश बुक दे रखा है, इस बार कैश बुक के बैलेंस दे रखे हैं 25,000। कितने दे रखे हैं, मैंने प्लस वाली साइड में लिखे क्योंकि मुझे पता नहीं है वो प्लस है या माइनस है, इसलिए मैंने प्लस वाली साइड में लिखी। अच्छा, यहाँ पे लिखा था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। इसका मतलब है चेक हमने कैश बुक में तो प्लस कर दिया लेकिन पासबुक में प्लस नहीं किया, तो क्या करो, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो माइनस करो, है ना, 3800। और फिर इसमें लिखा हुआ है चेक इशूड, मतलब कैश बुक में तो माइनस कर दिया लेकिन वहां माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ प्लस कर दो 3500, है ना। 25 में ये प्लस हो जाएगा 28,500, 28,000 में से ये चला गया 24,700 नेगेटिव 24,700 पॉजिटिव आ रहा है, तो बैलेंस एज पर पासबुक 24,700 पॉजिटिव, है ना। अब आगे चलते हैं, 18वां। इफ बैलेंस इन दी बैंक स्टेटमेंट शोज 3,000 डेबिट, बैंक स्टेटमेंट में 3,000 डेबिट है, मतलब माइनस है ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ कर लेता हूँ कि ये मेरी है प्लस माइनस और ये मेरी BRS है, ये मेरी क्या है BRS। और आपने बताया वहां पर पासबुक के नेगेटिव बैलेंस थे 3,000, पासबुक के नेगेटिव बैलेंस थे 3,000, यही बताया था ना आपने, देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ बैलेंस इन दी बैंक स्टेटमेंट शोज 3,000 डेबिट, 3,000 भाई बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का मतलब माइनस होता है। देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ 800, डिपॉजिट्स मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक हमने जमा करवा दिया, कैश बुक में जमा है, कैश बुक में लेकिन पासबुक में जमा नहीं, तो बताओ क्या करें,
पासबुक जमा करा दो। पासबुक जाके क्या करवा दो, जमा करवा दो। कितने रुपए? 800। 800। कितने रुपए? 800। 800। फिर आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है? अनप्रेजेंटेड चेक टोटलिंग 500। अनप्रेजेंटेड चेक। हाँ, अनप्रेजेंटेड चेक टोटलिंग 500। 500। अनप्रेजेंटेड का मतलब है चेक इशूड बट नॉट Not येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट Presented। मतलब कैश बुक माइनस है लेकिन पासबुक माइनस नहीं है। तो इलाज क्या बनता है? पासबुक में माइनस। पासबुक में जाके माइनस कर दो। कितने रुपए? 500। 500। खत्म। हम्म। 3500 में से 800 गए, 3500 में से 800 गए। 27 27। है ना? 2700 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देखो आ रहा है 2700। 2700 क्रेडिट। 2700 क्रेडिट। तो इस टर्म से पूछा क्या है? द बैलेंस इन कैश बुक शुड बी 2700 क्रेडिट। हाँ, ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट होता है कैश बुक में, है ना? अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कैश बुक शोज 1000 एज ओवरड्रॉन। कैश बुक में ओवरड्रॉ हो रखे हैं कितने रुपए? 1000। 1000 रुपए। तो यहीं पर बना लेता हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 29 है ना? कैश बुक शोज 1000 एज ओवरड्रॉन। तो ये देखो मैंने अपनी BRS बनाई, ये प्लस ये माइनस, और कैश बुक में ओवरड्रॉ हो रखा है मतलब 1000 रुपये माइनस हो रखे हैं। 1000 रुपये माइनस हो रखे। व्हेन बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड इट इज आइडेंटिफाइड दैट वन ऑफ द डेटर हैज डिपॉजिटेड 400 इनटू द अकाउंट। हैज डिपॉजिटेड 400 इनटू द अकाउंट। हमें पासबुक मिली तो उसमें पता लगा किसी डेटर ने 400 रुपये बैंक में जमा करवा रखे हैं। मतलब पासबुक में जमा है लेकिन कैश बुक में जमा नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो कैश बुक है, तो इसमें भी क्या करेंगे? जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे। इनटू अकाउंट एंड अदर चार्जेस ऑफ ₹20। बैंक चार्जेस ऑफ ₹20। बैंक ने बैंक चार्जेस माइनस कर रखे हैं। बैंक चार्जेस माइनस कर रखे हैं। अब बैंक ने माइनस कर रखे तो हम भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो कैश बुक है तो माइनस कर देंगे, है ना? 1000 में से 400 गए 620। देखो 620 डेबिट। डेबिट। बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज 620 डेबिट। बिल्कुल बी ऑप्शन, है ना? चलो 20वें क्वेश्चन, 20वां वो 19वां था ना? अब 20वें क्वेश्चन में आओ। 20वें क्वेश्चन में क्या लिखा है? बैंक पासबुक ऑफ विजय ब्रोस ब्रदर्स had an overdraft of ₹20,000। एक मिनट, तो ओवरड्राफ्ट है कि पॉजिटिव बैलेंस? ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपने बोला कि जब मैं यहाँ पर BRS बनाऊंगा, पासबुक के ओवरड्राफ्ट है कैश बुक के ओवरड्राफ्ट? पासबुक के ओवरड्राफ्ट कितने रुपए हैं? 20,000। 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। क्या लिखा है? बैंक पासबुक ऑफ विजय ब्रदर्स had an overdraft of ₹20,000। Interest on overdraft was ₹2,000। एक मिनट। आपने बोला बैंक पासबुक ऑफ विजय ब्रदर्स ओवरड्राफ्ट है 20,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2,000। मतलब बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमसे ले रखा है, माइनस कर रखा है, और स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है? पासबुक है। तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 2,000 है ना? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक वॉज 200। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखी है 200, माइनस कर रखी है, तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक? आपको बताना है बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है। देखो 20,000 में से पहले 2,000 माइनस करो। 20,000 में से 2,000 18,000। 18,000 में से 200 और गए 17,800। 17,800 कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। 17,800 कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। देखो है कहीं 17,800 ओवरड्राफ्ट? हाँ, सी। ठीक है, चलो आखिरी वाला पढ़ो। आखिरी वाले में क्या लिखा हुआ है? कैश बुक बैलेंस वॉज ₹1,790 डेबिट। कैश बुक बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है कि फेवरेबल बैलेंस एज पर? हाँ, फेवरेबल। ये बहुत पंगा है कि कब ओवरड्राफ्ट है और कब फेवरेबल है। अब कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, तो ये कितना है? ये 1790। 1790 प्लस के। ठीक है, ये कैश बुक के हैं कि पासबुक के हैं? कैश बुक के। अच्छा, व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट, जब हमने इसको पासबुक से कंपेयर किया, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक से, इट वाज आइडेंटिफाइड दैट अनप्रेजेंटेड चेक्स वर 1040।
अनप्रेजेंटेड चेक्स मतलब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो हमने तो 1040 माइनस कर दिए होंगे कैश बुक में से, पर ये वहां जाके प्रेजेंट और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो माइनस हो रखा है, तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे। कितने रुपए? 1040। एंड डिपॉजिट्स नॉट क्रेडिटेड वर रुपीज 820। डिपॉजिट्स नॉट क्रेडिटेड वर रुपीज 820 है ना। तो डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड मतलब हमने डिपॉजिट करवाया था, हमने प्लस किया था और वहां जाके प्लस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, 820 माइनस कर देंगे। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना होगा? देखो पहले 90 और 40 130, 2800 में से ये चला जाएगा 2010 रुपए, ये रहा सी 2010 रुपए, खत्म। जेन्युइन क्वेश्चन थे, है ना। ये आखिरी क्वेश्चन है, क्या लिखा है? मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग मिला। बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, ए को मैंने 2 से वो कर दिया है ना। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज अ ओवरड्राफ्ट, इस बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक सी 3 हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो जाएगा, है ना। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक फेवरेबल बैलेंस है ना। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ए का 2 के साथ, देखो ये सी वाला हो रहा है, ए का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, है ना, और सी का 4 के साथ और डी का 1 के साथ। तो सी ऑप्शन सही है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। खत्म। तो अब हमने सारे के सारे एमसीक्यू फिनिश कर ली, ठीक है। अब तो मेरे हिसाब से कुछ रहता नहीं है। अरे ये रहा वाउचर वाला। कौन सा वाला? वाउचर वाला। तो जरा निकालो वाउचर वाला भी, अभी साथ साथ ही खत्म कर लेते हैं। वाउचर याद है ना? नगद माल बेचते समय कैश मेमो बनाते हैं, उधार माल बेचते समय इनवॉइस बनाते हैं, और जब किसी से पैसा मिलता है तो रिसीप्ट बनाते हैं, बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो पेन स्लिप बनाते हैं, और चेक एक ऑर्डर डॉक्यूमेंट होता है, और सेल किया हुआ माल वापस होता है तो क्रेडिट नोट बनता है, और परचेज किया हुआ माल वापस होता है तो डेबिट नोट बनता है। पढ़ लेते हैं। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश एंड क्रेडिट सेल, कैश एंड क्रेडिट परचेज, ऑल ऑफ दीज सबके लिए बनते हैं वाउचर तो। और वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जर्नल एंट्री, लेजर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, है ना। तो पहला हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आओ। चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेज ऑफ, कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेजर ऑफ गुड्स फॉर कैश परचेज, कैश परचेज के लिए होगा, कैश मेमो है तो कैश परचेज होगा। इनवॉइस इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स फॉर क्रेडिट सेल, है ना, फॉर क्रेडिट सेल, है ना, क्योंकि इनवॉइस तो क्रेडिट के लिए बनता है और कैश मेमो कैश के लिए बनता है। फिर क्रेडिट परचेज सेलर है तो फिर सेल होगा ना, ये सेलर है तो क्या होगा? सेल होगा, ठीक है। हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसमें। और 6 वाले में क्या लिखा है? इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर परचेजर ऑफ गुड्स, फॉर परचेजर ऑफ गुड्स फॉर कैश परचेज की क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, डी ऑप्शन, है ना। अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स वाउचर, सोर्स वाउचर ही होता है ना। ए जर्नल एंट्री से तो नहीं बनता, जर्नल एंट्री तो वाउचर के बाद बनती है ना। और जिनके लिए वाउचर नहीं होता उनकी एंट्री भी पास नहीं होती है। आगे चलते हैं। 8वें में लिखा है इफ परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न्स देम, इफ परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न्स देम, किसी ने गुड्स परचेज किए और फिर वापस कर दिया, किसी ने गुड्स परचेज किया और फिर क्या कर दिया? पहले बताओ परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि नगद बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। तो परचेज करने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और वापस करने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो इस समय जो वाउचर बनेगा उसका नाम क्या है? डेबिट नोट, है ना। परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न देम, ही विल प्रिपेयर डेबिट नोट,
कौन सा नोट बनाएगा? Debit क्योंकि क्रेडिटर को डेबिट कर रहा है तो डेबिट नोट बनाएगा, क्रेडिट करता तो क्रेडिट नोट बनाता। अच्छा आगे चलो। अच्छा ये नोट सिर्फ तब बनता है जब गुड्स रिटर्न होते हैं, जब गुड्स क्या होते हैं? रिटर्न होते हैं। हाँ, तो परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। आगे लिखा है इफ सेलर रिसीव्स बैक द गुड्स सोल्ड, अगर सेलर गुड्स जो उसने बेचे थे उसको वापस मिल जाए तो बेचने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और अगर ये वापस हो जाए तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब मैं डेटर को क्रेडिट कर रहा हूँ तो कौन सा नोट बनाऊंगा? क्रेडिट नोट, ए ऑप्शन है ना। 10th वाले में क्या लिखा है? वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर किसके लिए बनाते हैं? कैश एंड क्रेडिट परचेज सबके लिए बनाते हैं भाई, सबके लिए, है ना। डी, ये तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 11th वाले में क्या लिखा है? इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। इनवॉइस इज अ किसके लिए होता है? क्रेडिट परचेज के लिए, है ना। किसके लिए होता है? क्रेडिट परचेज। भाई इनवॉइस है तो उधार होगा, इनवॉइस है तो उधार होगा, तो कैश परचेज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कैश परचेज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ ए एंड बी, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, है ना। तो बोथ ए एंड बी, सी। फिर क्या लिखा है? क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन क्रेडिट नोट कब बनाते हैं? अभी तो बताया था सेल रिटर्न के समय। कब बनाते हैं? तो कहाँ लिखा है? व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट, व्हेन डेबिट इज गिवन टू द, हाँ व्हेन क्रेडिट इज गिवन। क्रेडिट नोट कब बनाते हैं? जब क्रेडिट देते हैं, है ना। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द सेलर प्रिपेयर इनवॉइस। सेलर क्या बनाता है? इनवॉइस। अगर नगद माल बेचता तो क्या बनाता? कैश मेमो, कैश मेमो। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड अगेंस्ट कैश, परचेजर विल गेट अगेंस्ट कैश, कैश मेमो। क्या मिलेगा उसको? कैश मेमो। ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड, ट्रांसफर वाउचर किसके लिए बनते हैं? जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता। नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। फिर आगे क्या लिखा है? क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड, क्रेडिट परचेज किया है ना, तो इसमें तो कैश इन्वॉल्व नहीं है ना। इज रिकॉर्डेड थ्रू ट्रांसफर वाउचर, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फॉर विच ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड, पेमेंट ऑफ, रुपीज 20,000 ये तो पे कर रहे हैं तो यहाँ तो कैश इन्वॉल्व है, इसके लिए ट्रांसफर वाउचर नहीं बनेगा। रिसिप्ट, ये भी कैश मिल रहा है तो ट्रांसफर वाउचर नहीं बनेगा। अब क्रेडिट सेल इसके लिए बनेगा, थर्ड वाली के लिए, है ना, ओनली थर्ड, सी। ठीक है। फिर क्या लिखा आखिरी में? क्या लिखा? विच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इनवॉइस, विच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इनवॉइस, नेम ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, टोटल सेल वैल्यू, सब कुछ ही होता है इसमें तो, है ना। ऑल दीज, क्या बोला मैंने? ऑल दीज, डी ऑप्शन। खत्म। तो अब तो सारे के सारे खत्म हो गए, है ना। फाइनली एमसीक्यू समाप्त होते हैं, इतने एमसीक्यू करने हैं आपको बस।